Dear students, welcome back. Yes, today's topic is a very interesting and intriguing word का मतलब एक interesting कह लीजिए डिबेट फ्री स्पीच एक्सप्रेशन और डिसेंट पे ये है तो स्पेसिफिक सिलेबस का पार्ट जो कहलाता है DSC 7 पॉलिटिकल थ्योरी कॉन्सेप्ट एंड डिबेट जो इस बात पे डिबेट करता है कि क्या दायरा है जो फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का है वो कहाँ पे जाके किसी और के लिए हेट स्पीच में बदल जाता है। आप देखना शुरू कर चुके हैं पॉल साइंस हेल्प चैनल को जो एक छोटा सा प्रयास है रिसर्च बेस्ड नॉलेज शेयर करने का सोशल साइंस में, वो भी पर्टिकुलरली पॉलिटिकल साइंस का एग्जामिनेशन पर्पस से, ना कि ऐसे ही। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जैसा मैंने कहा, कि उस डिबेट को जो हमारे डे टू डे के जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स से टकराती है, न्यूज़ से टकराती है, सोशल मीडिया पे जो हो रहा है उससे टकराती है, कि क्या दायरा है फ्री स्पीच का, एक्सप्रेशन का, और कहाँ पे वो जो है हेट स्पीच में कन्वर्ट हो जाती है, उससे रिलेटेड लॉज क्या हैं, स्टैट्यूट क्या हैं, और थियोरेटिकल डॉक्ट्राइन क्या है। चलिए शुरुआत करते हैं इस इंटरेस्टिंग डिबेट को फॉर एग्जामिनेशन पर्पस। इस वीडियो का जो स्ट्रक्चर है बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन हम लोग तेजी से खत्म कर सकते हैं। फर्स्ट हम लोग सिलेबस देखेंगे, और सिलेबस मतलब जो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की सिलेबस है, NEP, कहाँ पे ये हेट स्पीच और फ्रीडम ऑफ स्पीच लाई करता है, और पास्ट ईयर के क्वेश्चन भी देखेंगे इस थीम से। खास करके एक क्वेश्चन हमारे पास जो है पिछले साल का, जो कि NEP पे है, बाकी तो पहले जो CBCS सिलेबस था। देन हम लोग समझेंगे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के क्या मायने और दायरे और रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, हेट स्पीच कहते किसको है। सबसे इसमें इंट्रिगिंग पार्ट, अगेन मैं सेकेंड टाइम ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, इंट्रिगिंग पार्ट ये कि आज तक हेट स्पीच को डिफाइन नहीं किया जा सका है। उसका कारण ये है कि किसी एक के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच दूसरे के लिए हेट स्पीच में कन्वर्ट हो जाता है। तो फिर भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या उसके मायने और डेफिनेशन की कोशिश की गई है। फिर हम लोग थ्योरेटिकल कुछ डॉक्ट्राइन देखेंगे, दोनों पे भी, फ्रीडम ऑफ स्पीच पे भी, और उनको रोकने के लिए जो हेट स्पीच को जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के, उसके पीछे कौन से थ्योरेटिकल सोच है या कॉन्सेप्ट या डॉक्ट्राइन है। देन हम लोग इंटरनेशनल लॉ भी देखेंगे, हेट स्पीच पे क्या है, यूनाइटेड नेशन एंड अदर। एंड फिर इंडिया में क्या कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल इंस्ट्रूमेंट्स हैं टू कंट्रोल हेट स्पीच and to provide a reasonable restriction to freedom of speech। एंड फिर ये भी थोड़ा देखेंगे कि सोशल मीडिया और अब तो जनरेटिव AI का क्या असर पड़ रहा है इस हेट स्पीच इकोसिस्टम में, कह लीजिए। तो ये एक लंबे चौड़े वीडियो को चलिए तेजी से देखने की कोशिश करते हैं। जैसा मैंने कहा कि पहले, सबसे पहले हम लोग सिलेबस देखेंगे। यहाँ पे हम लोग DSC 7 के फ्रीडम पे हैं, जो ग्रीन का मतलब है कि ऑलरेडी इस पे वीडियो अपलोड कर दी गई है। इसे आप बर्लिन की जो कॉन्सेप्ट है निगेटिव वर्सेस पॉजिटिव, वो एक पूरे वीडियो में है। उसके अलावा फ्रीडम, इमेंसिपेशन, स्वराज को मैंने पिछले सप्ताह के वीडियो में डाला था, और इस सप्ताह हम लोग कर रहे हैं फ्री स्पीच, एक्सप्रेशन और डिसेंट। मैं यहाँ बता दूं कि जो भी थर्ड सेमेस्टर के जो सिलेबस में थोड़ी बहुत जो बच गए हैं, जो नहीं है पॉल साइंस हेल्प चैनल पे, उसको एक एक करके हम लोग हर वीक कवर करेंगे। आप अपनी डिमांड भी रेज कर सकते हैं, आगे जो है आपको दी गई है कैसे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आइए पास्ट ईयर क्वेश्चन देखें। इसमें जो वायलेट कलर की है वो NEP कह लीजिए आप इसको, NEP के क्वेश्चन है। बाकी जो है CBCS जो पहले के सिलेबस थे वो है। तो NEP के सिलेबस मतलब नए क्वेश्चन के अनुसार जो क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में थर्ड सेमेस्टर में DSC 7 में, वो था एक्सप्लेन द डिफेंस ऑफ द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। मतलब किस बेसिस पे डिफेंड किया जाता है कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन मिलना चाहिए। डज सेंसरशिप हैव ए प्लेस इन लिबरल डेमोक्रेसी। सेंसरशिप मतलब जहां पे कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को रोकते हैं, तो क्या रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है, क्या वो सेंसरशिप में बदल जाता है यदि हम कुछ ज्यादा करते हैं तो। और क्या लिबरल डेमोक्रेसी में सेंसरशिप का स्थान है कि आप पिक्चर को सेंसर कर दे, जैसे अभी एक पिक्चर की काफी हो भी रही है कि जो उदयपुर फाइल्स करके जो है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, इवन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इसको सेंसर कर दे। इसके पहले भी जो बुक सेंसर की गई हैं, स्पीच सेंसर की जाती है, फिल्म तो सेंसर की ही जाती है। तो उसका क्या स्थान है हमारे लिबरल डेमोक्रेसी में। तो ये सीधा जो हम डिस्कशन कर रहे हैं उससे ये आंसर बनता है। 2018 में क्वेश्चन है व्हाट इज हेट स्पीच, वो तो हम लोग देखेंगे। क्रिटिकली एग्जामिन वेरियस डिबेट्स ऑन द आइडिया ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये भी हम लोग देखेंगे। 2017 में क्वेश्चन था डिस्कस द इंपॉर्टेंस एंड लिमिट्स ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, कितनी दूर तक उसका स्कोप है, कहाँ जाके वो उसको रोक देना चाहिए।
इन लिबरल डेमोक्रेसी में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का दायरा कितना बड़ा है. डिस्कस द लिमिट्स ऑफ आइडिया ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. सेम क्वेश्चन फिर रिपीट किया गया 2016 में. 2015 में शुड कास्टिस्ट व्यूज ऑन मीडिया बी अलाउड इन लिबरल डेमोक्रेटिक सोसाइटी. मतलब ये एक स्पेसिफिक टाइप हेट स्पीच को आपको रेज कर रहा है कि यदि कास्टिस्ट व्यू जो है सोशल मीडिया पे आती है कि ये कास्ट बुरा है, ये कास्ट का ये है, मान लीजिए ऐसा कास्टिस्ट किसी कास्ट को डेनिग्रेट करते हुए, डिस्पैरेज करते हुए, रिडिकुल करते हुए यदि कोई पोस्ट आता है, तो क्या उसको जो है हमको अलाउ करना चाहिए सोशल मीडिया पे लिबरल डेमोक्रेटिक सोसाइटी में. एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू डिबेट ऑन फ्री स्पीच एंड सेंसरशिप. ये भी क्वेश्चन बेसिकली यही है कि लिबरल डेमोक्रेसी में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का दायरा क्या होना चाहिए. अब आइए हम लोग अपने डिस्कशन को शुरू करते हैं. और फर्स्ट ये है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का दायरा और उसके मायने क्या है, उसका दायरा क्या है. बेसिकली फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या होता है, जो हमारे आर्टिकल 19(1)(a) में निहित है. हमें फंडामेंटल राइट दिया गया है, जहां कहा गया है कि ईच इंडियन विल हैव द गारंटीड राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. इनफैक्ट ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो सबको मौजूद है. मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन कोई भी इंडिया में जो रहता है उसको मौजूद है. तो ये क्या है. फर्स्ट इसका मायने है कि हम में जो इननेट आज़ादी की जो हमारा अधिकार है, एज ए जीव, एज ए ऑर्गेनिज्म, हम नेचर के क्रिएशन हैं, हम किसी से बंधे हुए नहीं, अपने आप में ऑटोनोमस हैं. तो हमारे मन में जो भावनाएं उपज रही हैं, हम उसको लिख के, गा के, बोल के, फिल्म के रूप में, चित्र बना के हम एक्सप्रेस कर सकते हैं. दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. कोई एक पेंटर पोएट बनाता है, उसको आजादी है. कोई बालू, आप देखेंगे मिस्टर पटनायक जो है पुरी के बीच पे बालू की बहुत सारे इमेज बनाते हैं, वो भी एक्सप्रेशन है. हमें आजादी है. कोई मेमे बनाता है, मीम कहते हैं, मीम बनाते हैं सोशल मीडिया पे, हमें आजादी है. कोई कार्टून बनाता है, कोई पिक्चर बनाता है, कोई गाना गाता है, कोई पोएट्री करता है, कोई जो है एस्से लिखता है, आर्टिकल लिखता है, कोई पोस्ट लिखता है. ये मेरे मन में जो भावनाएं उपज रही हैं उसको हम एक्सप्रेस कर पाए, दूसरे से बांट सके, यही फ्रीडम ऑफ स्पीच है. उसकी आजादी, बोलने की आजादी, लिखने की आजादी, सोचने की आजादी, एक्सप्रेस करने की आजादी, शेयर करने की आजादी. सो राइट टू सीक, रिसीव एंड इम्पार्ट इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज ऑफ ऑल काइंड. सूचना को बांटने की, सूचना को संग्रह करने की, शेयर करने की आजादी. मुझे आजादी है कि मैं यूट्यूब वीडियो आपको बना के दे रहा हूँ, आजादी है. आइदर ओरली और इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग और प्रिंट, इन द फॉर्म ऑफ आर्ट, क्राफ्ट, थ्रू एनी अदर मीडिया, सोशल मीडिया, एनीवेज. यदि इसकी हम हिस्टोरिकल जर्नी देखें तो सोक्रेटिस को याद कीजिए, जिन्होंने कहा कि ट्रूथ टू पावर, मतलब हम जो पावरफुल हैं उनको सच कहने के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, इसलिए उनको सत्यवीर कहा गांधी जी ने. सोक्रेटिस, एरिस्टोटल, वो भाग गए थे, वो भी सच कहते थे, तो उनको जो है एथेंस के लोग इतना गुस्सा हो गए थे कि उन्हें कैलिचिस आइलैंड में भागना पड़ा था, लेकिन वो सच बोलते रहे. लॉक, मिल, इन सब ने जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन की जो है प्रोटेक्शन के लिए बहुत कुछ थेसिस लिखा. मिल ने जो है हार्म प्रिंसिपल दिया, आगे हम लोग और इसको देखेंगे, अब यहाँ पे छोड़ देते हैं. लॉक ने जो है 3 जो है राइट्स की बात की, लिबर्टी की बात की, लिबर्टी ऑफ, राइट ऑफ लिबर्टी, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी की बात की. एथेनियन डेमोक्रेसी में जो है लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात की गई थी. लेकिन यहाँ पे एक एथेनियन डेमोक्रेसी पे धब्बा भी है कि वही सच को वो सुन नहीं पाए जब सोक्रेटिस के मुंह से निकली और उसको उन्होंने मौत की सजा दी. इंग्लैंड की जो है बिल ऑफ राइट्स आती है 1689 में, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के बाद, जिसने कि अडॉप्ट किया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट माना जाएगा सिटीजन के लिए. फ्रेंच रिवॉल्यूशन में नारा लगा लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी का. लिबर्टी में लिबर्टी ऑफ स्पीच सबसे बड़ा था. उसने अडॉप्ट किया डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन, और उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन सबको ग्रांट किया गया. अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फर्स्ट अमेंडमेंट होता है, फर्स्ट अमेंडमेंट, वो दुनिया में उससे ज्यादा लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन की नहीं दी गई है. वहां पे तो ऐसा है कि अमेरिका के झंडा को जला के आप पैर से कुचल दे तब भी आपको सजा नहीं होती, इस नाम पे कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है. वहां पे इसलिए ट्रंप को कोई भी जो है कोस सकता है, गाली दे सकता है और उसको कोई जेल नहीं ले जाता है. इतना ज्यादा उन्होंने अपने फर्स्ट अमेंडमेंट से जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन ग्रांट किया है. यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, यूडीएचआर, ने भी जो है अडॉप्ट किया
1948 में यूएन अडॉप्ट किया, और उसने ये कहा कि एवरीवन शुड हैव द फ्रीडम टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज ओपिनियन। तो यूडीएचआर से भी हमें जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन मिला हुआ है। जैसा मैंने कहा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19(1)(a) के तहत, जहां कहा गया है कि एवरी इंडियन को जो है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिलेगा, जिसमें फ्रीडम ऑफ प्रेस भी अंतर्निहित है। Then finally, देखिए, the freedom of speech and expression is not only guaranteed by the constitution or statute of various nation state, but also by various international conventions। जैसे अभी हमने यूडीएचआर देखा, जैसे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, तो कहा ही मैंने, यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स में भी अंतर्निहित है, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स जो ICCPR कहलाता है, उसमें भी जो है आर्टिकल 19 में ये अंतर्निहित है। तो आप देख सकते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज़ादी है, जो एज ए ह्यूमन, जस्ट हमको ह्यूमन होने के चलते एज ए ह्यूमन राइट हमको जो है वो प्राप्त होती है, चाहे हम किसी भी कंट्री में, किसी भी समाज में रह रहे हैं। लेकिन अब इसका एक दूसरा पहलू देखिए, ये सिक्के का दूसरा पहलू है। आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, और आप गाली दें किसी एक समुदाय को, किसी एक कास्ट को, किसी एक कौम को, किसी एक जेंडर को, किसी एक तरह के कम्युनिटी को, एक तरह के लैंग्वेज को, तो क्या ये बर्दाश्त किया जाएगा? क्या उसको लोग सहन करेंगे? क्योंकि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन है। कहाँ पे आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन घृणा के स्पीच में बदल जाती है, कहाँ वो हेट स्पीच में बदल जाती है? चलिए इस पे चर्चा करते हैं। पहले तो हेट स्पीच क्या, जैसा मैंने कहा, इट इज सो डिफिकल्ट। अभी तक हेट स्पीच को कोई ठीक से डिफाइन नहीं कर पाया है। एक पर्टिकुलर केस में जो हम लोग आगे देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने अनुरोध किया इंडियन पार्लियामेंट से कि भाई आप फ्रीडम ऑफ स्पीच, सॉरी हेट स्पीच को डिफाइन कर दो, लेकिन अभी तक पार्लियामेंट नहीं कर पाई, क्योंकि ये इतना आसान है नहीं, ये कॉन्टेक्चुअल है। तो हेट स्पीच थोड़ा फिर भी समझने की कोशिश करते हैं कि स्पीच विथ इंटेंट टू डेनिग्रेट, डेनिग्रेट का मतलब होता है डिफेम, मतलब किसी को नीचा दिखाना, डिस्पैरेज भी कह सकते हैं, डेनिग्रेट सर्टेन पर्सन और कम्युनिटी बाय एजर्टिंग देयर नेचुरल इन्फीरियरिटी, जो उस व्यक्ति या समूह के साथ में नेचुरल बैड लक है, चाहे वो रेस को लेके हो, रिलीजन को लेके हो, इथनिक ओरिजिन को लेके हो, नेशनल ओरिजिन को लेके हो, सेक्स को लेके हो, डिसेबिलिटी को लेके हो, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, कोई LGBTQ है, कोई होमोसेक्सुअल लाइक दैट, और जेंडर आइडेंटिटी उसकी वेग है, इन सब को लेके यदि किसी व्यक्ति या समूह को कोई जो है नीचा दिखाए अपने बातों से, तो वो हेट स्पीच कैटेगरी में आता है। और किसी को जो है निगेटिव कैरेक्टरिस्टिक एंड टू इन्फ्लिक्ट फिजिकल हार्म टू देम, और ये जो स्पीच है वो एक तरह का स्पीच एक्ट के जैसा होता है, वो तीर तर्कस से निकला हुआ जो कि किसी को घायल करता है, उस टाइप की स्पीच होती है, जो इन समुदाय को फिजिकल हार्म पहुंचा सकता है, उनका जो सेल्फ प्रिजर्वेशन है उसको जो है वो हार्म करता है, उनको चोट पहुंच सकती है, उनके अगेंस्ट में वायलेंस हो सकता है, इस टाइप की है। जैसे कि यदि कहा जाए कि मान लीजिए कोई एक धर्म के आधार पे किसी नेता ने कहा कि भाइयों ये लोग, इन लोगों को मारो, ये लोग नहीं तो हमारे बहु बेटियों को मार देंगे, काट देंगे, मान लो ऐसा किसी भी समुदाय के बारे में किसी ने भी कहा, मान लीजिए, तो हो सकता है कि उस समुदाय जिसके बारे में कहा जाए उस पर जो है कोई अटैक कोई दूसरा समूह कर सकता है जो इस स्पीच से प्रभावित हो। तो इस तरह की जो स्पीच होती है कि कोई भी ऐसा स्पीच जो कि धर्म, जाति, लिंग, इस बेसिस पे जो है भड़काए लोगों को इस तरीके से कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या समूह को जो है हार्म हो जाए, तो वो हेट स्पीच कहलाता है। लेकिन डियर स्टूडेंट, ये मेरे कह देने से नहीं होगा, क्योंकि हेट स्पीच जैसा मैंने बोला इसका अभी तक कोई डेफिनेशन ऐसा नहीं आ पाया जिसके बेसिस पे पुलिस कह दे, प्रशासन कह दे कि हेट स्पीच है, इसलिए इतना कंट्रोवर्शियल है। हेट स्पीच कवर्स मेनी फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन which spread, incite, promote or justify hatred, violence and discrimination against a person or group of person। उसी बात को दूसरी तरह से कहा गया है, यहां मैं छोड़ देता हूं। यूएन का जो डेफिनेशन है उसको जरा देखिए, यूएन ने कोशिश किया डिफाइन करने की। यूएन कहता है एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू स्पीच, भाषण के थ्रू, लिख करके, राइटिंग और बिहेवियर दैट अटैक्स और यूजेज पेजोरेटिव और डिस्क्रिमिनेटिंग लैंग्वेज, पेजोरेटिव मतलब नीचा दिखाने वाला, वही डेनिग्रेट, पेजोरेटिव निगेटिव रूप से किसी को दिखाना, नीचा दिखाना, और डिस्क्रिमिनेटरी लैंग्वेज विथ रेफरेंस टू ए पर्सन और ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ हु दे आर,
मतलब किस रेस के हैं, लिंग के हैं, जाति के हैं। इन अदर वर्ड, बेस्ड ऑन द रिलीजन, इथनिसिटी, नेशनलिटी, रेस, कलर, कास्ट, डिसेंट, जेंडर और एनी अदर आइडेंटिटी फैक्टर के बेसिस पे यदि किसी व्यक्ति और कम्युनिटी को पेजोरेटिव वे में नीचा दिखाया जाए, उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाए, इस तरह की भाषा या राइटिंग या पेंटिंग या कुछ भी यूज किया है, तो वो हेट स्पीच के दायरे में आएगी। अगेन देखिए कितना ये वेग है। ये भी यहाँ पे पूरी दुनिया में जो एंटीसेमिटिज्म होती है, मतलब कि जो यहूदी होते हैं उनके अगेंस्ट में जो स्पीच दी जाती है, जो इस्लामोफोबिक, जो इस्लाम को रेडिकल मानते हुए, जो इस्लाम को हमेशा डेनिग्रेट करते हैं कि ये कट्टर हैं, फंडामेंटलिस्ट हैं, उग्रवादी हैं, उस टाइप के स्पीच जो हैं, कास्ट को लेके, खास करके नीची जाति, दलित, इस टाइप के कास्ट को नाम लेकर के और उसको नीचा दिखाना, डेनिग्रेट करना किसी भी तरीके से, और एक्सट्रीम जो रिलीजियस स्पीच होता है, जो धर्म के नाम पे दी जाती है, धार्मिक स्पीच जिससे धार्मिक सौहार्द भड़क सकता है, दंगे भड़क सकते हैं, ये सब हेट स्पीच के दायरे में आता है। यहाँ पे ये भी ध्यान देने की जरूरत है कि स्पीच और एक्शन में बहुत क्लोज नाता है। कई लोग कह सकते हैं कि ये बातें ही तो हैं, किसी ने आपको मारा तो नहीं, कह दिया, लेकिन कई थिंकर ने ऐसा कहा है, जैसे कि जॉन ऑस्टिन ने, जूडिथ बटलर ने, कि स्पीच जो है वो फिजिकल हार्म के जैसा होता है। जैसे कि आपको कोई चोट पहुंचाता है, वैसे स्पीच से चोट पहुंचती है, उसको हम स्पीच एक्ट कहते हैं। वर्ड दैट वुंड, जो शब्द जो घायल करते हैं, ये फ्रेज दिया था रिचर्ड डेल गैडो ने। इसके अलावा जैसा मैंने कहा, जॉन ऑस्टिन और जूडिथ बटलर एक पोस्ट मॉडर्निस्ट फेमिनिस्ट हैं, और जॉन ऑस्टिन जो है वो एक लीगल पॉजिटिविस्ट ज्यूरिस्ट थे, जिन्होंने कहा कि स्पीच में इन्फ्लिक्ट फिजिकल हार्म, ये आपको फिजिकल हार्म कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि आप इंसाइट करो अपने स्पीच से, ऐसा भाषण दो कि उसका दंगा फैल जाए, तो वो जो है स्पीच एक्ट है। डीप साइकोलॉजिकल स्कार ऑन टारगेटेड ग्रुप, मतलब अब ये दंगा नहीं भी हुआ ना, तो जिस ग्रुप के बारे में कहा जाता है उसको, उसके हृदय उसका छलनी हो जाता है, उसको सुन करके उसको जीवन भर उस पर घाव रहता है, सेल्फ हेट्रेड होने लगता है, सेल्फ एक तरह का ह्यूमिलिएशन होता है, आइसोलेशन होता है, स्ट्रेस, एंजाइटी और हाइपरटेंशन भी व्यक्ति या समूह को हो सकता है यदि उसको हेट स्पीच का सामना करना पड़े। आपने यदि फील नहीं किया हो तो आप उससे पूछिए जो ऑनलाइन ट्रॉल हो जाते हैं, वो रात भर सो नहीं पाते, उनको नींद नहीं आती है उस हेट स्पीच से, जब उनको गालियां दी जाती हैं ऑनलाइन किसी भी उनके पोस्ट पे या उनके थॉट पे। एक्सपोज द टारगेटेड ग्रुप टू वायलेंस, जो मैंने कहा इनसाइट, जो टारगेट ग्रुप को जाके लोग टूट पड़े आपके स्पीच से, तो स्पीच एक्ट है। हेट स्पीच एज वायलेंट एक्ट है, वो नथिंग लेस देन वायलेंट एक्ट। हु एंड हाउ टू डिसाइड व्हाट आर हेट स्पीच, कौन डिसाइड करेगा? जेएस मिल जैसा कहते हैं कि वो सोसाइटी करेगा या स्टेट करेगा? स्टेट में पुलिस करेगी, लेकिन पुलिस किस बेसिस पे करेगी? ऑन द बेसिस ऑफ लॉ, तो कानून जो कहेगा, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन कौन करेगा? अगेन पुलिस करेगी या कोर्ट करेगी। तो फिर इसके चलते जो है बहुत कंफ्यूजन आती है, क्योंकि किसी एक सरकार के लिए जो हेट स्पीच है, वो दूसरे के लिए जो है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कुचलना है। यही होता है, जब आपके अगेंस्ट में कोई कहता है सच बात तो आपको वो हेट स्पीच लगता है, और जब आप किसी के अगेंस्ट में सच कहते हैं तो दूसरे को वो हेट स्पीच लगता है, क्योंकि वो नजरिया अलग हो जाता है। इस बेसिस पे हेट स्पीच जो है बहुत कंट्रोवर्शियल हो गया है। इंडिया में यदि आप देखें तो आर्टिकल 19(2) जो है वो हेट स्पीच को लिमिट करता है। यहाँ पे हम ज़्यादा इस पे नहीं कहेंगे, क्योंकि मैंने आगे काफ़ी बनाया है आईपीसी, मतलब काफ़ी कहा है एक स्लाइड में। आईपीसी की जो बहुत सारी धाराएं, अब तो वो भारत न्याय संहिता हो गई है, बीएनएस हो गई है, उसमें आप मैच कर लीजिएगा। अभी मैंने इस वीडियो में आईपीसी की धारा भी कहा है, 153, 295A और 298, ये सब जो है हेट स्पीच को रोकने के लिए कानून है, स्टैट्यूट है। अब आइए हम लोग इंटरनेशनल लॉ में जो अभी हम लोगों ने देखा कि यूनाइटेड नेशन ने कैसे हेट स्पीच को डिफाइन किया, उसको थोड़ा आगे देखते हैं। वो कहते हैं कि इसमें 3 इसके पिलर हैं, हेट स्पीच के 3 कंपोनेंट है। फर्स्ट है, हेट स्पीच कैन बी कन्वेड थ्रू एनी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, चाहे आप लिख के दे सकते हैं, कार्टून बना के, पिक्चर बना के, पेंट करके, मेम बना के, या ऑब्जेक्ट, गेस्चर, अपना चेहरा बना के, सिंबल के थ्रू भी जो है आप डिसेमिनेट कर सकते हैं, ऑनलाइन, ऑफलाइन, पैम्पलेट बना के, बुक छाप के, पिक्चर के थ्रू एंड ऑल। हेट स्पीच इज डिस्क्रिमिनेटरी, ऑलवेज ये डिस्क्रिमिनेटरी होता है, ये किसी के अगेंस्ट होता है, ये समाज को बांटने वाला, ऑलवेज ऐसा होगा। अदर, किसी और के बारे में कहा जाएगा वो गंदे हैं, वो बुरे हैं, वो
क्रिमिनल हैं, वो दुर्दांत हैं, वो चोर हैं, वो अच्छे लोग नहीं हैं, लाइक दिस। हेट स्पीच हेट पैदा करता है, किसी व्यक्ति या समूह के के बारे में आपके मन में घृणा भरने की कोशिश होती है। सो इट इज ऑलवेज डिस्क्रिमिनेटरी, बायस्ड, बाइगोटेड और इनटॉलरेंट। इसके अलावा ये पेजोरेटिव होता है, दूसरे जिसके प्रति आप हेट पैदा करना चाहते हैं उसके प्रति आप प्रीजुडिस्ड बात कहेंगे, स्टीरियोटाइप कहेंगे, कॉन्टेम्पचुअस बातें कहेंगे, ऐसी जिसे लोगों को घृणा हो। जैसे कि अभी हाल में भी देखिए, अभी हाई कोर्ट ने कहा कि वो तबलीगी जमात जो वाली एक केस हुई थी, यदि आप लोगों को याद हो, उसमें ये हुआ था, बहुत लोगों ने स्पीच दिया था कि ये लोग थूकते हैं, ये तबलीगी जमात में लोग जमा हुए, उन्होंने कोरोना दिल्ली में फैलाया और वो लोग थूक करके जो है कोरोना फैला रहे हैं। तो इस टाइप के पेजोरेटिव बातें जो हैं वो हेट स्पीच के थ्रू की जाती है। अभी इतने सालों बाद कोर्ट कह रहे हैं नहीं नहीं वो गलत था, उसकी चार्जशीट उन्होंने माफ कर दी। अब इस पे और डिबेट होगी, लेकिन मैंने एग्जाम्पल दिया, इसका उल्टा भी हो सकता है। लोग एक कौम दूसरे कौम के बारे में कहें कि वो कौम गंदा है, वो गंदे तरीके से रहते हैं, उनमें हाइजीन नहीं है, वो इस तरीके से जो है जीवन जीते हैं, लाइक दैट। मतलब ऐसी बातें कहें जो कि पेजोरेटिव हो, जो कि कंटेम्पचुअस हो, डीमीनिंग हो, उसको नीचा दिखाने के लिए हो। किसको? जिसके प्रति जो है हेट पैदा की जा सकती है। वो कोई व्यक्ति हो सकता है या समूह हो सकता है। हेट स्पीच calls out real or perceived identity factors or of an individual or a group, including religion, ethnicity, nationality, race, color, descent, gender. जनरली क्या है हेट स्पीच? जनरली जो है समाज में जो माइनॉरिटी होते हैं, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी होते हैं, जैसे LGBTQ, जिनका सेक्सुअल ओरिएंटेशन जो है वो नॉर्मल नहीं है, दे आर नॉट स्ट्रेट और हेट्रोसेक्सुअल, तो उनको लोग अलग देखते हैं और फिर हेट स्पीच शुरू हो जाती है कि तो गंदे हैं, ये असभ्य हैं, ये पाप करते हैं, सिन करते हैं, इनको मारो। मारा तक गया है LGBT। आप एक पिक्चर आप देख सकते हैं जिसमें कि मनोज बाजपेयी थे, आप आई डोंट नो उसका नेम, लेकिन याद कीजिए, उनको मारा जाता है। तो ऐसे में इवन वुमेन के प्रति हुआ है, वो खास करके वो वुमेन जो कि अपने को एसर्ट करती है, उनको डाइन बता दिया जाता है, गांव में डाइन बता के मार दिया जाता है। आप इस पे जो है प्रकाश झा की पिक्चर दे सकते हैं, नाम मैं उस पिक्चर का भूल रहा हूँ। उस पिक्चर में भी और औरत को डाइन बताया जाता है, मतलब गांव में। इस तरीके से जो कास्ट के बेसिस पे भी जो मार्जिनलाइज होते हैं, दलित हैं, नीची जाति के लोग हैं, जो असहाय हैं, माइनॉरिटी को हर जगह जो है हेट स्पीच का सामना करना पड़ता है। हेट स्पीच अदरिंग है। हेट स्पीच जो है वो अलग बनाता है। एक ट्रू पीपल जो होते हैं, जो अपने को सोचते हैं कि हम यहाँ के रियल पीपल हैं, वो, जैसे अमेरिका में जो है हेट स्पीच इंडियंस के अगेंस्ट की जाती है कि इंडियन हमारा जॉब खा जाएंगे, ये बुरे होते हैं, मैनिपुलेटिव होते हैं। हेट स्पीच की जाती थी हिटलर के समय में यहूदी लोगों के बारे में कि ये सूद पे पैसा लगाते हैं, ये हमारा पैसा खा जाएंगे, जमीन खा जाएंगे, इनको मारो, जो एंटी सेमिटिज्म जो है। तो हेट स्पीच ऑलवेज जो है, ये थर्ड जो पार्ट है, कि वो किसी आइडेंटिटी, चाहे वो रियल हो चाहे परसीव्ड हो, रिलीजन, इथनिसिटी, नेशनलिटी, रेस, कलर, डिसेंट, उसके अलावा जो है वो लैंग्वेज और इकोनॉमिक और सोशल ओरिजिन पे भी हो सकता है, डिसेबिलिटी पे भी हो सकता है। लोग जो है सदा से हम लोग को पता है कि जो लोग ऐसे लंगड़े, लूल्हे, ऐसा बोलना कितना बुरा माना जाता है, उस पर लोग कितना मतलब दुखी होते हैं, वो भी स्पीच से जो है। तो इस तरह का सेक्सुअल ओरिएंटेशन पे तो मैंने आपको बताया। तो ये 3 पिलर हैं हेट स्पीच को आप डिफाइन करने के। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यदि हेट स्पीच पे देखें तो जैसा मैंने कहा कि ICCPR इंटरनेशनल जो कोवेनेंट है सिविल एंड पॉलिटिकल राइट पे, जो 1966 में आती है, उसकी आर्टिकल 19 में जो है हेट स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में कहा गया। इट रिकॉग्नाइजेज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन but permits restriction to protect the right or reputation of other। यहीं पे restriction भी लगाता है। ये आर्टिकल 19 कहता है कि restriction जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच पे नेशनल सिक्योरिटी के बेसिस पे लगाई सकती है, पब्लिक ऑर्डर की, लॉ एंड ऑर्डर बढ़ना ये खराब ना हो जाए, मतलब कि वायलेंस ना हो जाए, पब्लिक ऑर्डर गड़बड़ा ना जाए, पब्लिक हेल्थ और मोरलिटी के बेसिस पे। रेस्ट्रिक्शन मस्ट बी प्रेस्क्राइब बाय लॉ, मतलब हर कोई भी नेशन यदि फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्टेल करता है तो उसके लिए कानून होनी चाहिए और एक लेजिटिमेट एम होना चाहिए कि समाज में हम क्या लाना चाहते हैं, आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए और वो प्रोपोर्शनेट होना चाहिए और नेसेसरी होना चाहिए, अननेसेसरी नहीं होना चाहिए। ये बातें जो है आर्टिकल 19 ICCPR का करता है।
आर्टिकल 22 जो है ICCPR का कहता है कि इट मैंडेट प्रोविजन, मतलब हेट स्पीच को रोकने के लिए, एनी एडवोकेसी ऑफ नेशनल, रेशियल और रिलीजियस हेट्रेड दैट कंस्टिट्यूट इंसाइटमेंट टू डिस्क्रिमिनेशन, हॉस्टिलिटी और वायलेंस। तो ये आर्टिकल 20 कहता है कि इसको हम रोकने की कोशिश करेंगे, हेट स्पीच को। दिस इज हेट स्पीच। इसके अलावा एक बहुत इंटरेस्टिंग है, OHCHR है, मतलब कि ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट, यूनाइटेड नेशन की। उसने रबात कहाँ है देख लीजिएगा, अफ्रीका में मुझे लगता है कोई सिटी है, वहां पे एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, वहां पे रबात एक्शन प्लान बना था, रबात टेस्ट बना था। उसमें यह हुआ कि ये 6 पैमाने पे, कसौटी पे, 6 कसौटी पे कसा जाएगा किसी भी स्पीच को, ये डिसाइड करने के लिए कि हेट स्पीच है कि नहीं। वो 6 हैं कि कॉन्टेक्स्ट एंड पर्पस समझने की कोशिश की जाएगी, किस कॉन्टेक्स्ट में वो स्पीच दिया गया, हवा में केवल नहीं। स्पीकर कौन है, उसका कितना इन्फ्लुएंस है, उसकी बात कितनी लोग तक जाती है, उसका, उससे भी ग्रेविटी होती है उस स्पीच की। उसका इंटेंट क्या है, यहाँ आके बहुत सब्जेक्टिव हो जाता है कि वो जो स्पीच दे रहा है उसका क्या मंशा क्या है, क्या उसकी मंशा सिंपल अपनी बात को कहना है या किसी ग्रुप या इंडिविजुअल के अगेंस्ट में भड़काना है लोगों को। उसका कंटेंट एंड फॉर्म क्या है, कंटेंट क्या एंटी ग्रुप है, मतलब किसी को टारगेट करने का है, पेजोरेटिव है, डिस्क्रिमिनेटरी है, किस फॉर्म में है, मतलब क्या उसको बार बार कहा जा रहा है, क्या उसको पैम्पलेट बना के कहा जा रहा है कि बस एक बार स्पीच में, इलेक्शन स्पीच में कह दिया। एक्सटेंट ऑफ द स्पीच क्या है, क्या उसको बार बार कहा जा रहा है, लंबे स्पीच में एक्सप्लेन किया जा रहा है कि एक लाइन कहीं स्लिप हो गया, निकल गया। लाइकलीहुड ऑफ हार्म, और उसका सबसे इंपॉर्टेंट है जो जेएस मिल की जो प्रिंसिपल है, हार्म प्रिंसिपल, कि इससे समाज में क्या रियली हार्म हो सकता है, क्या रियली दंगा भड़क जाएगा, क्या जिसके अगेंस्ट में ये कहा गया है उसको रियली कोई चोट पहुंचेगी, क्या उससे उन पर कोई आघात होगा, उनका कोई इकोनॉमिक या फिजिकल जो इंटरेस्ट है वो आहत होगा। इसको टेस्ट करना है। आप समझ सकते हैं कि ये कितना कंटेंसस हो सकता है। यदि आप पुलिस को करने दें तो वो तो अपने तरीके से करेंगे, और यदि जज को भी दें तो वो भी जज टू जज वैरी कर सकता है। इसलिए रबात टेस्ट भी बहुत डिफिकल्ट है कि इस 6 बेसिस पे भी हेट स्पीच को हम डिफाइन करें। इसके चलते ही सारी कंट्रोवर्सी है कि हेट स्पीच आपके लिए हेट स्पीच, मेरे लिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। दैट इज द प्रॉब्लम। देन थोड़ा सा आइए अब हम लोग थ्योरी पे चलते हैं। जैसे बार बार मैं कह रहा हूं कि मिल्स की हार्म प्रिंसिपल, क्या जस्टिफिकेशन है फ्रीडम ऑफ स्पीच के दायरे को रोकने का, कि कहां तक वो जाएगा। आप याद कीजिए फ्रीडम हार्म प्रिंसिपल जेएस मिल की, जहां वो ये कहते हैं कि समाज रोक सकता है आपके एक्शन को, इवन स्पीच एंड एक्सप्रेशन को, यदि वो किसी भी व्यक्ति या समूह को डायरेक्ट फिजिकल और इकोनॉमिक हार्म पहुंचा रहा हो। वो एग्जाम्पल भी जेएस मिल देते हैं, जैसे कि एक गोडाउन है, गोदाम है, उसमें अनाज भरा हुआ है, और कोई एक बहुत पॉपुलर लीडर वहां हजारों की भीड़ को जमा करता है, जबकि शहर में जो है भूखमरी फैली हुई है, राशन की कमी है, और वो कहता है कि भाइयों और बहनों, ये सेठ ने देखो अपने गोदाम में कैसे छिपा रखा है अनाज को, लूट लो इसको, तोड़ दो इसको, मिटा लो अपनी भूखमरी, और वहां पे दंगा भड़क जाता है। तो उस स्पीच को हम हेट स्पीच या हार्मफुल स्पीच के कैटेगरी में रखेंगे, क्योंकि उससे किसी का रियल हार्म हो रहा है। लेकिन सीधा यदि वही आदमी, वही पॉलिटिकल थिंकर यदि पेपर में एक आर्टिकल निकालता है और कहता है कि शहर के सेठ लोगों ने इस कंडीशन में भी अपने गोडाउन में माल रखा है जो अनैतिक है, अच्छा नहीं है, उनको बांटना चाहिए, तो ये हेट स्पीच नहीं है, क्योंकि ये क्रिटिसिज्म है। क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त करना पड़ेगा समाज और गवर्नमेंट को, लेकिन हार्म प्रिंसिपल ये कहता है कि रियल हार्म यदि है तो फिर समाज और स्टेट आप पर फोर्स अप्लाई करके रोक सकता है। ऑफेंस प्रिंसिपल ये कहता है जोएल फेनबर्ग का कि सर्टेन टाइप ऑफ नॉन हार्मफुल बट डीपली ऑफेंसिव कंडक्ट, ये नॉन हार्मफुल, आपका कोई सच हार्म नहीं हो रहा है, लेकिन डीपली ऑफेंसिव कंडक्ट या स्पीच है, मतलब ऐसा जिसको कि आपको लगेगा कि ऐसा नहीं कहना चाहिए, वेरी वेरी ऑफेंसिव। किसी के बारे में, व्यक्ति के बारे में, किसी के माँ बाप पर, किसी पॉलिटिशियन लीडर के फादर पे क्वेश्चन उठा दो, मदर पे उठा दो, उसके सेक्सुअल ओरिएंटेशन पे उठा दो, वो भी झूठा, उस टाइप की कोई, किसी के धर्म के बारे में कह दो, उसके धर्म गुरु के बारे में बहुत गंदी बात कह दो, जो कि बहुत ऑफेंसिव होता है, तो उसको भी जो है ऑफेंसिव प्रिंसिपल के बेसिस पे हेट स्पीच माना जाएगा, और वहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच आपकी रोकी जाएगी जो ऑफेंसिव प्रिंसिपल से। इसके अलावा जो है डेमोक्रेटिक इंटीग्रिटी की प्रिंसिपल होती है, जो अलेक्जेंडर मैकल जॉन ने दिया है। वो ये कहते हैं कि
केवल डेमोक्रेटिक स्पिरिट को बनाए रखने के लिए और जो हमारा फैब्रिक है डेमोक्रेसी का उसको डैमेज से बचाने के लिए हमें जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे बंदिश लगानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे डेमोक्रेसी में सबको आज़ादी है बोलने की, लेकिन सबको डिग्निटी के साथ रहने की भी आज़ादी है, सबको अपनी डिग्निटी मेंटेन करने की आज़ादी और सबको इक्वलिटी का भी राइट है। इसलिए डेमोक्रेसी में जो है हम अनलिमिटेड यदि हम स्पीच का राइट दे देंगे तो वो हमारे डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करेगा और इन्फॉर्म कैरेक्टर और पब्लिक ओपिनियन को भी डैमेज करेगा। इस बेसिस पे जो हमें रोकना पड़ेगा। स्पीच एज एक्शन, जैसा मैंने पहले भी कहा, जॉन ऑस्टिन, जूडिथ बटलर, जहां पे कि स्पीच एक्ट, परफॉर्मेटिव स्पीच जिसको कहते हैं, वो मतलब जो कि स्पीच ही तीर है, तर्कस है, स्लर, थ्रेट, ऐसे स्पीच को तो रेस्ट्रिक्ट करना ही पड़ेगा चाहे कितना भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन हो। इसके अलावा डेमोक्रेसी में या लिबरल डेमोक्रेसी में बैलेंसिंग राइट्स के जो डॉक्ट्राइन है, बैलेंसिंग राइट, जहां फ्री स्पीच कन्फ्लिक्ट करता है अदर फंडामेंटल राइट से, जैसे मैंने कहा कि राइट टू डिग्निटी, राइट टू प्राइवेसी एंड राइट टू इक्वलिटी, इससे टकराता है। इसीलिए कई लोग कहते हैं कि गोल्डन ट्रायंगल, आर्टिकल 14, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम एंड राइट टू डिग्निटी, जो कि राइट टू लाइफ में आता है, इन तीनों को एक साथ देखने की जरूरत है, जो कि मनेका गांधी केस में इस गोल्डन ट्रायंगल का प्रिंसिपल जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। देन फाइनली जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी किस पे बेस्ड है? हॉब्स, लॉक, रूसो का, कि सिटीजन जो है जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट हिस्टोरिकल टाइम में जो करते हुए माना जाता है, दे एक्सेप्टेड रीजनेबल लिमिट्स ऑन देयर फ्रीडम ऑफ स्पीच टू मेंटेन सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी और डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए आपको अपने ऊपर रिस्ट्रेन रखना पड़ेगा, क्योंकि उससे जो है हाथ होती है दूसरे की राइट्स एंड इक्वलिटी। रूसो कहते हैं कि स्पीच दैट डिस्ट्रॉय द मोरल यूनिटी ऑफ द स्टेट कैन बी जस्टिफिएबली रेस्ट्रिक्टेड। यदि ये हमारे मोरल यूनिटी को हार्म करता है तो ऐसे स्पीच को रोका जा सकता है, सेंसरशिप लगाया जा सकता है। लॉक कहते हैं कि स्पीच दैट अंडरमाइन द कॉमन गुड मे बी रेस्ट्रिक्टेड। इस बेसिस पे यहाँ भी सेंसरशिप लगाया जा सकता है। आपको याद होगा कि प्लेटो ने तो सेंसरशिप की वकालत की थी कुछ खास तरह के लिटरेचर, पोएट्री, क्योंकि उनका मानना था कि इससे समाज में जो है कोई फायदा नहीं होता है, टाइम बर्बाद होता है, तो उसको सेंसर करना चाहिए। तो सेंसर उस टाइम से जो है समाज के मोरल फैब्रिक को बचाए रखने के लिए, समाज के इंटरेस्ट के लिए, कॉमन गुड के लिए उस समय से जस्टिफाई प्लेटो के टाइम से किया जाता रहा है। यदि हम ये देखें कि क्या कॉमन ग्राउंड रहे हैं जिसके बेसिस पे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन जनरली हर कंट्री में रेस्ट्रिक्ट किया गया है, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है कि क्या वो स्पीच जो है इंसाइटमेंट करता है, वायलेंस और हेट्रेड फैलाता है। उसमें जो टेस्ट हम करते हैं वो क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर की बात करते हैं, मतलब सीधा सीधा एकदम उस स्पीच से दिखना चाहिए कि क्लियर डेंजर है, एकदम इमीडिएट नियर फ्यूचर में, मतलब कुछ मिनट बाद, कुछ घंटे बाद, कि इससे जो है दंगा भड़क जाएगा, वायलेंस भड़क जाएगा, क्योंकि ये इंसाइटमेंट का मतलब कि स्पीच है, वो भड़का रहा है भीड़ को कि ये दंगा करो, इसको जिसके बारे में हेट्रेड फैला रहे हैं उसको मारो, पीटो। सो इंसाइटमेंट एंड क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर टेस्ट किया जाता है टू डिटरमिन व्हेन स्पीच क्रॉसेस द लाइन इनटू एक्शनेबल हार्म। तो हार्म प्रिंसिपल को टेस्ट करने के लिए क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर एंड इंसाइटमेंट, ये मिल से लिया गया है, ये टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा जो डिफेमेटरी जो स्पीच होते हैं, किसी को नीचा दिखाना, कि किसी के माँ बाप के बारे में बात करना, किसी के मैरिड लाइफ के बारे में बात करना, किसी के परिवार के बारे में, किसी के झूठ, और ये डिफेमेशन मतलब आप झूठा जो है किसी को बोल रहे हो कि वो चोर है, तो उस टाइप की जो बातें हैं तो वो डिफेमेटरी हो जाती है, मतलब आप किसी के रेपुटेशन को, डिग्निटी को हार्म कर रहे हो, तो वो भी हेट स्पीच के दायरे में आएगी, उसको रोका जाता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच आपकी वहां पे रुक जाती है। ऑब्सिनिटी एंड पोर्नोग्राफी भी जो है वो भी कई तरीके के, यदि आप उसको फैला के समाज में एक तरह का, यदि आप निजी जीवन में कुछ कर रहे हो जैसे किसी को हार्म नहीं है, जो जेएस मिल कहते हैं बंद कमरे में आप करो तो कोई नहीं झांक रहा है, लेकिन यदि उसी को आप बांट रहे हो, प्रचार कर रहे हो, समाज में फैला रहे हो, चाहे वो फिल्म के थ्रू, चाहे बुक के थ्रू, तो वो जो है उस पर भी रोक लगाई जाती है कई जगह। नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट तो हर जगह, यदि आपके बोलने से यदि हमारे कंट्री का इंटरेस्ट का नुकसान होता है तो डेफिनेटली उसको जो है रोका जा सकता है। जैसे कोई कि सेना का अधिकारी है और वो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बोले मैं आपको भेद खोल के बताऊंगा, तो वो नहीं उसको
बर्दाश्त किया जा सकता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को भी जो है वो लिमिटिंग फैक्टर माना जाता है कि आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। कुणाल कामरा केस आपको याद होगा, जब उन्होंने कोर्ट के बारे में कहा, प्रशांत भूषण को भी कंटेम्प्ट फेस करना पड़ा, कई कई लोगों को फेस करना पड़ता है जहाँ पे वो कुछ कह देते हैं ऐसा। ये बहुत कंटेंसस है, कोर्ट को कितना विशाल हृदय होना चाहिए उस पर भी इस पर डिबेट होती है। फॉल्स एडवर्टीजमेंट भी जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का दुरुपयोग है, जहाँ पे कि आप झूठ कहते हो कि आपके बाल उग जाएंगे तो ये हो जाएगा, एंड फॉल्स एडवर्टीजमेंट करते हो। हेट स्पीच टारगेटिंग मार्जिनलाइज ग्रुप, जो मार्जिनलाइज ग्रुप है, माइनॉरिटीज है, उसके अगेंस्ट में अगेन वही इंसाइटमेंट टेस्ट यदि आपका पास होता है, मतलब आप इंसाइट करते हो कि ये गलत लोग हैं, बदमाश हैं, इनको मारो पीटो, इस टाइप की वो हेट स्पीच हो जाएगी। स्पीच दैट अंडरमाइन डेमोक्रेटिक प्रोसेस, ऐसे स्पीच जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस को, लोगों की जो इक्वलिटी है, डिग्निटी है, जो इलेक्टोरल प्रोसेस है, जो समाज में जो सब बराबर हैं, सबको हक है, उसको कोई तार तार करने वाला स्पीच यदि कोई दे, जैसे कोई इंडिया में कहे कि हम तो कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, फंडामेंटल राइट बकवास एंड लाइक दैट, तो वो भी जो हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस को हार्म माना जाएगा और उसको रोका जा सकता है। देन यहाँ आता है कि ठीक है, आप रोकिए, ये सब डॉक्ट्राइन है, ये सब जो है कंडीशन है जिससे फ्रीडम ऑफ स्पीच को आप एक दायरा फिक्स कर सकते हैं, लेकिन क्या उसके पीछे थ्योरेटिकल है, कहाँ पे आपको रुक जाना चाहिए, कहाँ पे आके जो है आप एक्सेस कर रहे हो एज ए स्टेट, आप जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोकने के नाम पे कहीं आप फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबा तो नहीं रहे हो, कहीं आप फंडामेंटल राइट को हार्म तो नहीं कर रहे हो। तो उसका टेस्ट जो है सबसे पहला है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन टेस्ट। जो रेस्ट्रिक्शन आप लगा रहे हो, ये सरकारों के लिए है, जो लगा रहे हो वो मस्ट बी रीजनेबल होना चाहिए, समाज के लिए भी है, आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए, मतलब रीजनेबल होना चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तमिलनाडु में किसी ने जो कहा वो तमिलनाडु गवर्नमेंट को बुरा लगा तो वो हेट स्पीच हो गया, लेकिन वेस्ट बंगाल में वही कहा तो वो हेट स्पीच नहीं है, यदि वो दिल्ली में कहा तो हेट स्पीच है और कर्नाटका में हेट स्पीच नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ ये रेस्ट्रिक्शन रीजनेबल है। प्रोपोर्शनलिटी टेस्ट, मतलब डिसप्रोपोर्शनेट नहीं होना चाहिए। मान लीजिए किसी 16 साल के बच्चे ने लिख दिया, कोई बात लिख दिया, सपोज लिख ही दिया कि पाकिस्तान एक अच्छा कंट्री है, सपोज लिख दिया, हमें अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, उसका अच्छा, बच्चा है 16 साल का। अब आप डिसप्रोपोर्शनेट गवर्नमेंट उसको पकड़ के उसको जेल में डाल दे कि नहीं इसने तो मतलब कि कंट्री के इंटरेस्ट के अगेंस्ट कहा है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, उसको उसकी अच्छाई कैसे कह दिया एंड लाइक दैट, तो ये डिसप्रोपोर्शनेट हो जाता है। मतलब आप जो लिमिटेशन लगाते हो फंडामेंटल राइट ऑफ स्पीच को, वो एक्सेसिव नहीं होना चाहिए विथ रिलेशन टू लेजिटिमेट एम जो आप अचीव करना चाहते हो। आप उसको पकड़ के क्या करना चाहते हो, आप तो ये नेशनल इंटरेस्ट के लिए आप कर रहे हो, लेकिन इससे नेशनल इंटरेस्ट कुछ सर्व नहीं हो रहा है, केवल जो है एक पर्टिकुलर बच्चे को हार्म हो रहा है और चिलिंग इफेक्ट हो रहा है। चिलिंग इफेक्ट क्या है हमें बाद में बताऊंगा। तो प्रोपोर्शनल होना चाहिए आपका जो रेस्ट्रिक्शन है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मक्खी को मारने के लिए आप तोप चलाएं। चिलिंग इफेक्ट जो मैं कह रहा था कि मान लीजिए एक 16 साल के बच्चे को इस बेसिस पे पकड़ लिया जाता है, तो पूरे कंट्री में एक बहुत अलग मैसेज जाता है, उसको चिलिंग इफेक्ट कहते हैं। चिलिंग इफेक्ट मतलब लोग डर जाते हैं, सहम जाते हैं। पूरे पेरेंट जो है जिनके बच्चे टीन हैं, वो बोलते हैं बच्चों को नो, सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट करो, आज डिलीट करो, तुम कुछ नहीं लिखोगे तुम्हें पुलिस पकड़ के ले जाएगी। बच्चा सहम जाता है, वो अपने ऊपर खुद जो है सेल्फ सेंसरशिप ओढ़ लेता है, वो लोगों से बोलना बंद कर जाता है। क्लास में टीचर पूछती है तुम्हें क्या कहना है इसी विषय पे, वो सोचता है नो कोई पुलिस पकड़ लेगा। ऐसे बच्चे जब बड़े होते हैं, वो कौम जब बड़ी होती है, सहमी हुई कौम होती है, उससे कंट्री का बहुत नुकसान होता है, उसका दिमाग रुक जाता है, वो फ्री नहीं सोच सकते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हमारे हमारे फ्लरिशमेंट के लिए, हमें ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, हमारे कैरेक्टर को बिल्ड करने के लिए, हमारा जो ह्यूमन इंस्टिंक्ट है उसको फ्लरिश करने के लिए रिक्वायर्ड है। यदि वो बाधित कर दी जाए डर के इस बारे में कि सरकार हमें पकड़ लेगी, पुलिस पकड़ लेगी, तो हम इतना बड़ा हार्म कंट्री का कर रहे हैं कि हम मेम पैदा कर रहे हैं, मतलब हम गैग्ड एक पूरे कौम को पैदा कर रहे हैं जो डरी सहमी हुई कौम है। देन ओवर ब्रेथ डॉक, इसको आप पढ़ लीजिएगा, सेल्फ सेंसरशिप। ओवर ब्रेथ डॉक्ट्राइन ये कहता है कि कोई कानून जो है ना ओवरबोर्ड हो जाता है, मतलब वो इतना ज्यादा क्रिमिनलाइज कर देता है, इतना ब्रॉड होता है कि वो किसी को भी उसके अगेंस्ट पकड़ा जा सकता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एक आर्टिकल सेक्शन 66 ए था आईटी एक्ट में, आईटी एक्ट 2000 में। इसमें ये लिखा हुआ था कि कोई भी सोशल मीडिया
पोस्ट जो है यदि वो कोई एनॉयंस पैदा करता है, कुछ कम्युनल हार्मनी बिगाड़ता है, इतना वेग था, उस पर किसी को भी गिरफ्तार किया सकता था। आप कुछ भी लिख दो, कोई ना कोई आहत हो जाएगा और आपको पकड़ के पुलिस ले जाएगी। और उस पर हजारों बच्चे जो हैं वो शिकार उसके हुए। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको जो है बैन कर दिया, उसको कहा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि वो ओवरबोर्ड चला गया था सरकार। कंटेंट न्यूट्रलिटी होनी चाहिए। कंटेंट न्यूट्रलिटी का मतलब है कि कोई भी जो रेस्ट्रिक्शन आप लगाते हैं वो कंटेंट स्पेसिफिक नहीं होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये कहें कि देखो, आप मुस्लिम के अगेंस्ट में कुछ कहोगे तो वो हेट हो जाएगा, उसको आपको दंड मिलेगा, लेकिन हिंदू के अगेंस्ट में कहोगे तो नहीं होगा। तो ये कंटेंट स्पेसिफिक हो गया। यदि आप मेल के बारे में कहोगे तो ये आपको रेस्ट्रिक्शन होगा, लेकिन आप फीमेल के बारे में कहो, एलजीबीटी के बारे में कहो तो नहीं होगा। मतलब कंटेंट स्पेसिफिक नहीं हो सकता। आपका कोई भी जो 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 कानून है वो कंटेंट न्यूट्रल होना चाहिए। कंटेंट से कोई मतलब नहीं। यदि हेट स्पीच है, चाहे वो हिंदू के अगेंस्ट में है, मुस्लिम के अगेंस्ट में है, सिख के अगेंस्ट में है, दलितों के अगेंस्ट में है, वुमेन के अगेंस्ट में, एलजी, वो कोई भी हो, किसी को भी टारगेट करता हो, हेट स्पीच है तो हेट स्पीच है, उसका कंटेंट से मतलब नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आप जो है म्यूजिक पे बैन लगाते हो कि 10 बजे रात के बाद म्यूजिक नहीं बजेगा, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। आप ये थोड़ी कहते हो कि 10 बजे रात के बाद में भजन बज सकता है लेकिन कोई बॉलीवुड सॉन्ग नहीं बजेगा। आप कंटेंट न्यूट्रल होते हो। सेम वे आपका जो लॉ है हेट स्पीच का, कंटेंट न्यूट्रल होना चाहिए। क्या कंटेंट हमको मतलब नहीं, हम नहीं देखना चाहते हैं, लेकिन वो हेट स्पीच नहीं होना चाहिए। प्रायर रिस्ट्रेंट डॉक्ट्रिन, ये सबसे खतरनाक कोर्ट मानती है कि आपको यदि कोर्ट को कहा जाए कि तुम पब्लिश करने से पहले ही हमको दिखा दो, इमरजेंसी के टाइम में होती थी, तो प्री पब्लिकेशन सेंसरशिप, ये नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है, ये लिमिटेशन नहीं है। देन बैलेंसिंग एक्ट जो है वो डॉक्ट्राइन कहता है कि आपको बैलेंस करना पड़ेगा, तराजू के दो पलड़े पे टाइप ऑफ। एक पलड़े पे जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, और दूसरे पलड़े पे जो है अदर फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू डिग्निटी है। तो आपको बैलेंस करना होगा। दैट इज जो 14, 19 और 21 के बीच में जो गोल्डन ट्रायंगल है, आपको देखना पड़ेगा कि किसी का फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दूसरे की डिग्निटी, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू इक्वलिटी को हार्म तो नहीं कर रहा है। ये बैलेंसिंग एक्ट ऑलवेज डेमोक्रेटिक सोसाइटी में करना पड़ता है। सो दीज आर द डॉक्ट्राइन, आप एग्जाम में लिख सकते हैं। देन थोड़ा सा और थिंकर्स पे आइए कि जिन्होंने इन डॉक्ट्राइन्स को कुछ दिया है, उनको भी जरा देख लीजिए। सोक्रेटिस जो है वो जाने जाते हैं ट्रूथ के लिए, अपनी जान देने के लिए, सत्यवीर, गांधी जी ने कहा। उनका एक फेमस फ्रेज है, स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर। आप में दम होना चाहिए कि जो पावर में है उनको ऐसे सच बोले जो उनको कड़वा लगे। देखिए, जो पावर में है उनकी बड़ाई करना, उनकी चापलूसी करना, चाटुकारिता करना, ये कायरता है, ये तो कोई भी कर सकता है। लेकिन जो पावर में है उसको सच कहना, कि हुजूर आप जो है राजा को सच कहना। आपको पता है वो कहानी जहां राजा जो है एक ड्रेस बनवाया, जो कि उसको उसको आंखें खोलने के लिए उस टेलर ने ऐसा किया था, उसने कुछ भी नहीं सिला, मतलब एक पूरा ट्रांसपेरेंट, कुछ नहीं, राजा नंगा था। उसने कहा कि राजा एक ऐसा ड्रेस है कि आप पहनोगे तो पता ही नहीं चलेगा कि आप पर ड्रेस है, मतलब आपको लगेगा आप नंगे हो लेकिन वो ड्रेस है। एक्चुअली में राजा नंगा था, उसने पहना दिया और राजा सड़क पे घूम रहा है और कोई डर के मारे में नहीं कर रहा है, स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर। राजा पूछ रहा है मेरा ड्रेस कैसा है, ही वॉज टोटली न्यूड, लेकिन लोग कह रहे हैं राजा बहुत अच्छा है, ड्रेस आपका बहुत ही अच्छा है। और राजा एकदम खुशी से झूम रहा है और नंगा घूम रहा है, और एक 8 साल के बच्चे ने देखा और बोला देखो 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 राजा नंगा है। तो स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर। लेकिन उसके लिए उन्होंने जान दे दिया। उनको कहा गया, क्रीटो नाम के बुक में ये है, उनको कहा गया कि आप जो है जेल से भाग सकते हो, जैसे कि एरिस्टोटल भागे बाद में। उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं भागूंगा, क्योंकि मैं एथेंस का सिटीजन हूं और सिटीजन का कर्तव्य है कि जो कानून है उसको माने। मैं जब तक एथेंस का सिटीजन, उस कानून के तहत मुझे मृत्यु दंड दिया गया तो मृत्यु को स्वीकार करना जो है, उस कानून को मानना है, और ये मेरी ड्यूटी है, सत्य के लिए अपनी जान दे देना। लेकिन उनका यह कहना था कि फ्री स्पीच नेसेसरी है टू सीक ट्रूथ। क्यों? क्योंकि अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। जीवन में केवल चीजों को एज इट इज आंख मूंद के स्वीकार कर लेना, वो जीवन है ही नहीं, वो कीड़े मकोड़े के जैसा है। आपको अपने को फ्री सोच करके, एकदम फ्री माइंड से, ऑटोनोमस ब्रेन से सोचिए कि क्या सही और क्या गलत, और तब फैसला कीजिए। दैट इज एग्जामिन्ड लाइफ। जॉन लॉक नेचुरल राइट टू लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी देते हैं, और जिन्होंने कि ये कहा कि among those liberties is the right to express oneself without coercion, मतलब freedom of speech and expression one of the fundamental rights है। 19 सेंचुरी में जो है, 19वीं 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 सेंचुरी में जो है, 19वीं
जेएस मिल की हार्म प्रिंसिपल पे अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप जानते हैं उन्होंने ये भी कहा था कि आइडियाज को आने दो चाहे फॉल्स हो, क्योंकि एक समाज इसी से विकसित होता है कि मार्केट प्लेस ऑफ आइडियाज में अधिक से अधिक आइडियाज आए, चाहे वो फॉल्स ही क्यों ना हो, रोको मत। अलेक्जेंडर मैकल जॉन के बारे में भी हमने कहा कि कैसे वो उन्होंने जो है डेमोक्रेटिक फैब्रिक को मेंटेन करने के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात की थी, उस पर रेगुलेशन की भी इसको पढ़ लीजिएगा। और जुर्गन हैबरमास जो कि मॉडर्न काल में सेकेंड जनरेशन जो फ्रैंकफर्ट स्कूल के थिंकर माने जाते हैं, जो कि अपने डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी के लिए जाने जाते हैं, कम्युनिकेटिव एक्शन के लिए जाने जाते हैं, स्पीच एक्ट के लिए जाने जाते हैं, स्पीच फ्री स्पीच कंडीशन के लिए जाते हैं और फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए जाने जाते हैं। उनका कहना है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच इज एसेंशियल बिकॉज इट अलाउज ऑल इंडिविजुअल टू पार्टिसिपेट इन पब्लिक डिस्कोर्स। Free speech is not just a right, but a necessary precondition for creating legitimate democratic norm. अब इंडिया में चलिए आके देखते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया कि आर्टिकल 19(1)A हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देती है। ऑल सिटीजन विल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो कि फ्रीडम ऑफ प्रेस को भी अंतर्निहित करती है। इसके अलावा एक और हमें राइट है जो कि कई बार फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन के साथ कहा जाता है, we have got the right to practice any profession or to carry out any occupation, trade or business। ये क्यों अभी जुड़ गया है? क्योंकि मान लीजिए कि इंटरनेट शट डाउन कर दिया जाए, तो इस पर केस हुआ कि ये हमारे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के साथ में हमें राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन को भी हार्म करता है। क्यों? क्योंकि हमें तो इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन बिजनेस करने का फंडामेंटल राइट है एज पर आर्टिकल 19(1)G। यदि इंटरनेट शट डाउन कर देंगे तो मेरी तो बिजनेस खत्म हो जाएगी, राइट टू लाइफ हमारा हार्म हो जाएगा, हम तो मर जाएंगे। तो इस बेसिस पे भी इंटरनेट शटडाउन को जो है चैलेंज किया गया है 19(1)G। लेकिन सबसे जो अहम आर्टिकल है जो कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाता है फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन पे, आपका दायरा तय करता है, वो आर्टिकल 19(2)। चलिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। ये कहता है ये आर्टिकल में सीधा इन वर्बैटिम पढ़ रहा हूं, नथिंग इन सब क्लॉज 1A सब clause A of clause 1 article 19(1)A shall affect the operation of any existing law or prevent the state from making any law in so far as such law imposes reasonable restriction, गौर कीजिए, on the exercise of the right conferred by the said sub clause, मतलब freedom of speech and expression। किन किन चीजों के बेसिस पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है? सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया यदि हार्म हो तो, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट। कुछ ऐसा बात कहें, अभी आपको पता है कि एक बीजेपी की प्रवक्ता जो कि किसी प्रोफेट के बारे में उन्होंने कुछ ऐसा डिबेट में कह दिया, तो उनको हटा दिया गया ये कहते हुए कि ये फ्रेंडली रिलेशन जो हमारा अरेबियन कंट्री के साथ में है वो उसको हार्म करता है स्पीच। तो इस तरह की बातें भी जो है वो आपको रोकती है, मतलब फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट। पब्लिक ऑर्डर, जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर भड़क जाए, दंगा भड़क जाए, डिसेंसी और मोरलिटी के खिलाफ हो। अब ये तो बहुत ही सब्जेक्टिव है कि क्या डिसेंट है, मोरल है। और इन रिलेशन टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो, मतलब ये सीधा सीधा कोर्ट की जो है बुराई करता हो। डिफेमेटरी हो, किसी को नीचा दिखाता हो गलत ढंग से, उसके डिग्निटी को हार्म करता हो। या इंसाइटमेंट टू ऑफेंस हो, इंसाइटमेंट टेस्ट। इतने सारे आपको देख के लगेगा माय गॉड, हमारी तो किसी भी स्पीच को इस पे रोका जा सकता है। और एक्चुअली डियर स्टूडेंट ये बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा कंडीशन है। चलिए इस पे थोड़ा और आगे देखते हैं। क्या हुआ कि इस पे इतनी सारे कंडीशन नहीं थे, इस पे बहुत कम कंडीशन थे, बहुत कम तो नहीं कम थे। लेकिन नेहरू जी के टाइम में ही, जब पार्लियामेंट आया भी नहीं था, पार्लियामेंट बनने से पहले जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उन्होंने अपने को कन्वर्ट कर लिया था टेम्पोररी पार्लियामेंट में। 1951 के जून में ही कांग्रेस की जो सरकार थी वो एक लेके आ जाती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, फर्स्ट अमेंडमेंट, और उसमें वो कहती है कि हम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन को बढ़ाना चाहते हैं आर्टिकल 19(2) में। और उसमें उन्होंने जोड़ दिया फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, इंसाइटमेंट टू ऑफेंस। ये तीन समझिए उन्होंने जोड़ दिया। आप समझ सकते हैं कि कितना रेस्ट्रिक्ट कर दिया उन्होंने फर्स्ट अमेंडमेंट ने राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच को। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि रेस्ट्रिक्शन रीजनेबल होना चाहिए, जिससे कि जुडिशियल रिव्यू भी उसका जो है हो सके और प्रोपोर्शनल होना चाहिए। इसके बाद 1963 में 16th अमेंडमेंट आता है, जिसमें कि सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को भी जो है एक ग्राउंड जोड़ दिया गया रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन में आर्टिकल 19(2) में।
समझिए, चार चार जोड़ दिया गया। देन 42nd अमेंडमेंट जो इंदिरा गांधी लेके आई थी 1976 में, उसमें एंटी नेशनल एक्टिविटी को भी जोड़ दिया गया आर्टिकल 19(2) में, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन में। लेकिन फॉर्चुनेटली फॉर अस 78 में जो 44th अमेंडमेंट आता है उसने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया। इसके चलते आज आपको एंटी नेशनल एक्टिविटी नहीं दिखेगी, नहीं तो वहां भी किसी भी बात पे कहा सकता था कि ये एंटी नेशनल एक्टिविटी और आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन को रोका जा सकता था। अब इंडिया में केवल जो है 19(2) ही, आर्टिकल 19(2) ही नहीं रोकती है, कितने सारे स्टैट्यूट मतलब लॉ और कानून हैं जो कि आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को रोकते हैं या लिमिट करते हैं, या आप कह लीजिए हेट स्पीच को कंट्रोल करने के लिए। इंडियन पैनल कोड, जो अब मैं बार बार कह रहा हूँ, भारत न्याय संहिता हो गई है BNC, तो इसकी धारा को चेक कर लीजिएगा कौन कौन अब है। जो इंडियन पैनल कोड की जो धारा 124A है, जो सेडिशन पे थी कि राष्ट्रद्रोह यदि आप कर रहे हैं, तो वो भी जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन को जोड़ से लिंक है कि यदि आपने कुछ ऐसा कहा जिससे कि राष्ट्रद्रोह के श्रेणी में आता है तो आप पर एक्शन लिया जा सकता है। IPC 124A। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इसका जो ऑपरेशन है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत अभी सस्पेंडेड है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक आप सेडिशन को डिफाइन नहीं कर दोगे ये आर्टिकल ऑपरेटिव नहीं होगा, ये सेक्शन IPC की। सेक्शन 153 या 153A या B ये कहता है रेस्ट्रिक्ट स्पीच दैट प्रमोट डिसहार्मनी और हेट्रेड बिटवीन डिफरेंट रिलीजियस, सोशल, लैंग्वेज और रीजनल ग्रुप्स और कास्ट और कम्युनिटी। इसी बेसिस पे सबसे अधिक गिरफ्तारी होती है, कुणाल कामरा की हो चाहे किसी भी की हो। यदि कुछ वो कोई भी कोई कॉमेडी कर दे, कार्टून कर दे, कोई स्पीच दे दे, तो यदि सरकार को बुरा लगा या किसी पार्टी को बुरा लगा, किसी समूह को बुरा लगा, तो उस पर सेक्शन 153A 153B लगाई जाती है। सेक्शन 295A है डेलिबरेट एंड मैलिशियस स्पीच एक्ट इंटेंडेड टू आउटरेज रिलीजियस फीलिंग। इस पे भी जो गिरफ्तारी होती है। किसी भी रिलीजन को, किसी हिंदू ने कहा तो मुस्लिम को बुरा लग गया, किसी मुस्लिम ने कहा तो हिंदू को बुरा लग गया, लाइक दैट। सेक्शन 499 500 जो है वो डिफेमेशन है, डिफेमेटरी, तो उस पर उसको भी रोका जाता है ऐसे स्पीच को। सेक्शन 505 जो है वो स्प्रेडिंग फॉल्सहुड, फेक न्यूज फैलाना, र्यूमर, अफवाह फैलाना और रिपोर्ट्स दैट आर लाइकली टू कॉज फियर, जो लोगों में घबराहट पैदा करे, डर पैदा करे, अलार्म टू द पब्लिक और इंसाइट वायलेंस बिटवीन डिफरेंट ग्रुप, इसको भी ये भी धारा लगाई जाती है सेक्शन 505। इसके अलावा जैसा मैंने बताया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 कि पहले तो 66A एकदम ड्रैकोनियन था, ओवरबोर्ड चला गया था, उसको तो अब खत्म कर दिया गया है। लेकिन अभी उसमें जो है 69A बचा हुआ है, 79(3) बचा हुआ है जिसपे कि अधिकतर कार्रवाई होती है। 69A कहता है कि हम जो है इंटरनेट को शट डाउन कर सकते हैं, आपका पब्लिक एक्सेस को ब्लॉक कर सकते हैं यदि वो कोई वायलेंस हो जाए, पब्लिक ऑर्डर को हार्म हो जाए, तो जगह जगह ब्लॉक किया जाता है। इंडिया वन ऑफ द मतलब वो कंट्री है जो बहुत ज़्यादा इंटरनेट को ब्लॉक करती है 69A का सहारा लेकर के। इसके अलावा 79(3)B जो है जिसपे कि अभी कर्नाटका हाई कोर्ट में जो ट्विटर या एक्स जो है एलन मस्क की, वो लड़ रही है केस इंडियन गवर्नमेंट के साथ। वहाँ पे है कि यदि गवर्नमेंट ने किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कहा कि ये ऑनलाइन कंटेंट को हटा लो तो उसको हटाना पड़ेगा, नहीं तो फिर उस पर कार्रवाई होगी। तो ये ब्लॉकिंग ऑफ ऑनलाइन कंटेंट ऑन डायरेक्शन ऑफ गवर्नमेंट है, इस पर जो है एक्स जो है वो लड़ रही है 79(3)B। इसके अलावा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट जो है 1971 का, जिसपे कि आपको मैंने बताया कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को भी जो है हेट स्पीच माना जाता है। सिनेमेटोग्राफी एक्ट जिसके तहत कि फिल्म की सर्टिफिकेशन या सेंसर बोर्ड जिसको कहते हैं, तो उसके तहत भी जो है इस पर सेंसरशिप लगाई जाती है। एंड केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995 के तहत जो केबल टेलीविजन पे जो चीज़ें दिखाई जाती हैं उसको भी रोका जा सकता है यदि वो हेट स्पीच फैलाए तो। सो दीज आर द स्टैट्यूट। आप देख सकते हैं कि कितने सारे कानून हैं जो रोकते हैं। डियर स्टूडेंट, मैं यहाँ इसलिए आपको कहना चाहता हूँ, आप लोग सभी यंग हो, अपने पेरेंट्स को परेशान मत होने देना, कुछ भी उठ पटांग सोशल मीडिया पे लिखना मत। मैं स्ट्रॉन्ग सलाह दूंगा, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप सेल्फ सेंसरशिप लगाओ और एक मेम कॉम बनो, ये मैं नहीं कर रहा हूँ। खूब डिबेट करो, आपस में करो, कॉलेज में करो, डिबेटिंग फोरम पे करो, सोशल मीडिया पे थोड़ा प्रिकॉशनरी, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, जस्ट एज ए पेरेंट मैं कह रहा हूँ, ऐसी बातें मत कहो जो कि आप, जो मेरे इस भाषण से आपको लगे कि हेट स्पीच हो सकता है। अब फाइनली चलिए हम लोग कुछ फेमस कोर्ट केसेस देखते हैं। इंडिया में ह्यूज अमाउंट ऑफ कोर्ट केसेस, अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कर्नाटका में केस चल रहा है जैसे मैंने बोला ट्विटर का। तो कुछ कोर्ट केसेस जो कि
इसको दिशा निर्देश देते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वर्सेज हेट स्पीच और उसके रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन को। सबसे इंपॉर्टेंट उसमें रमेश थापर वर्सेज स्टेट ऑफ मद्रास केस है, 1950 में हुई थी, 1950 हमारा कंट्री जस्ट आजाद हुआ था। उसमें कोर्ट ने ये कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो आर्टिकल 19(1)(a) में है वो फ्रीडम ऑफ प्रेस को भी इंक्लूड करता है, क्योंकि हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ प्रेस कहीं लिखी हुई नहीं थी। उनका नो, इसमें फ्रीडम ऑफ प्रेस अंतर्निहित है। इन्होंने जो है प्री सेंसरशिप जो न्यूज़पेपर को होता है कि हमको पहले दिखा दो छपने से, उसको बिल्कुल स्ट्रक डाउन कर दिया और इन्होंने एम्फेसाइज किया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन डेमोक्रेसी में होना मस्ट है। इसी से सरकार घबरा के या परेशान होकर के फर्स्ट अमेंडमेंट लाती है, जिसमें कि कितनी चीजें जोड़ी गई 1902 में आपने देखा। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन का दायरे को यहां से बढ़ा के यहां कर दिया गया। देन सेकंड केस जो है वो सेडिशन जो सेक्शन 124 आईपीसी के है उसको एक बहुत ही लिमिट कर देता है। केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1962 की केस थी, जिसमें कोर्ट ने ये कहा कि भाई कोई जर्नलिस्ट यदि ऐसी बात कहता है जो इंसाइटमेंट और हार्म प्रिंसिपल पे टेस्ट किया जाए, जिसके लिखने से कि कोई दंगा भड़क जाएगा, पब्लिक डिसऑर्डर हो जाएगी, तभी आप उसको रोक सकते हो। नहीं तो आप इस बेसिस पे कि वो जो है सेडिशन है, क्रिटिकल है गवर्नमेंट के अगेंस्ट में क्रिटिकल होना, कोई जर्नलिस्ट यदि गवर्नमेंट को कोसता है, गाली देता है, उसकी बुराई करता है, तो वो जो है सेडिशन नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस बन गया डियर स्टूडेंट। कई सारे जो जर्नलिस्ट हैं उनको राहत जो है केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की जो फेमस केस है उसके बेसिस पे मिलती है, क्योंकि जिस गवर्नमेंट के अगेंस्ट वो बुराई करते हैं गवर्नमेंट उनको पकड़ लेती है कोई ना कोई। इतने सारे जो लॉ आपने देखे, लेकिन कोर्ट उनको बचा लेती है इस केस के बेसिस पे। बेनेट कोलमैन एंड यूनियन ऑफ इंडिया 1973 की केस जो है उसमें बहुत कुछ हुआ था। उसमें भी जैसे ये हुआ कि आप इस तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाओगे कि पेपर में कितने पेजेज होंगे, कहाँ से वो खरीदेगा, ये सब इनडायरेक्ट सेंसरशिप है, वो सब नहीं करोगे, फ्रीडम ऑफ प्रेस को बनाए रखोगे। बेनेट कोलमैन मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप। एस रंगराजन वर्सेस जगजीवन राम जो है 1989 की जो केस है, जगजीवन राम फेमस लीडर थे, डिफेंस मिनिस्टर भी थे। उनका जो केस उनके नाम से जो है क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर, ये जो टेस्ट है ना इंसाइटमेंट टेस्ट के अलावा जो क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर टेस्ट होना चाहिए फॉर रेस्ट्रिक्टिंग स्पीच, पर्टिकुलरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिल्म सेंसरशिप। यदि फिल्म देखते ही एकदम किसी कॉम पे या किसी व्यक्ति पे क्लियर और प्रेजेंट डेंजर हो, तभी उसको रोका जाना चाहिए। बेसिकली इसी बेसिस पे हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट ने उदयपुर फाइल्स को, जैसा मुझे पब्लिक डोमेन से पता चला कि उन्होंने कहा क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर इसमें दिखता है कि यदि ये फिल्म प्रदर्शित होती है तो एक कॉम के अगेंस्ट इतनी दुर्भावना फैल सकती है कि उस पर उसको हार्म हो जाए। क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर दिखता है, इस बेसिस पे उन्होंने उसको रोक लगा दिया। इवन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है, हाई कोर्ट ने सही किया है, तो गवर्नमेंट डिसाइड करे। तो क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर। देन एस खुशबू वर्सेस कन्नाई मल जो केस है 2010 में, उसमें इट वाज हेल्ड दैट पर्सनल ओपिनियन, इवन कंट्रोवर्शियल वन, आर प्रोटेक्टेड अनलेस दे इंसाइट हार्म। आपका जो अपना पर्सनल ओपिनियन, मेरा ओपिनियन है किसी नेता के बारे में, किसी पार्टी के बारे में, किसी गवर्नमेंट के बारे में, वो सच नहीं है, मेरा ओपिनियन है कि ये सही नहीं है। तो वो ओपिनियन जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर बिल्कुल प्रोटेक्ट होना चाहिए। वो हेट स्पीच नहीं है, भले आपको बहुत बुरा लगे, जब तक कि वो आपको हार्म नहीं करता है। वही हार्म टेस्ट करना होगा, इंसाइट नहीं करता है वायलेंस, हार्म नहीं करता है, क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर नहीं, तब तक ओपिनियन जो है भले क्रिटिकल हो, आपको बहुत बुरा लगे, लेकिन आप उसको रोक नहीं सकते हो। देन श्रेया सिंघल एंड यूनियन ऑफ इंडिया, तो डियर स्टूडेंट इतना इंपॉर्टेंट 2015 में, इसमें जो इसी केस के बेसिस पे जो सेक्शन 66A था, जिसमें था कि कोई भी ऑनलाइन कंटेंट यदि दुर्भावना फैलाती है, एननॉयंस पैदा करती है, एननॉइंग, उसमें यह था कि कोई भी यदि ऑफेंसिव हो, एननॉइंग हो, पता नहीं कोई भी ऑफेंसिव हो सकता है, कोई भी एननॉइंग हो सकता है, इसका मतलब कुछ भी कोई लिखे सोशल मीडिया पर उसको गिरफ्तार किया जा सकता था। तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने जो है बिल्कुल डस्टबिन में फेंक दिया, श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा हमारे लीगल जूरिस्प्रूडेंस पे कि उसके बाद भी सालों तक डिफरेंट थानों में जो पुलिस थे, ओब्लिवियस ऑफ द फैक्ट कि ये जो स्टैट्यूट है वो डस्टबिन में फेंका चला गया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल करा दिया गया, लोग गिरफ्तार करते रहे। कई साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये क्या मजाक है, हमने 66A को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया और आप गिरफ्तार किए जा रहे हो। तब जाके थोड़ी बहुत लोग, ऐसे होता है, आप समझिए इसको।
देन पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इतना इंपॉर्टेंट केस है 2017 का, इसी से हमें राइट टू प्राइवेसी दिया गया। राइट टू प्राइवेसी भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को हेल्प करता है, क्योंकि हमारी बहुत सारी स्पीच प्राइवेट दायरे में आती है और आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए, वो अदर रिगार्डिंग एक्ट नहीं होकर सेल्फ रिगार्डिंग एक्ट हो जाती है। प्रवासी भलाई संगठन एंड यूनियन ऑफ इंडिया की जो केस है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा पार्लियामेंट को कि भाई प्लीज हेट स्पीच को डिफाइन करो, आज तक उसको डिफाइन नहीं किया सका। मनिका गांधी की जो केस है उसमें तो ड्यू प्रोसेस डॉक्ट्राइन आया था, आपको पता है, वहां पे लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच पे भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो रेस्ट्रिक्शन होनी चाहिए वो मस्ट बी रीजनेबल, फेयर एंड जस्ट होना चाहिए। वहां उन्होंने ये भी कहा कि आर्टिकल 19 जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है, उसको राइट टू डिग्निटी जो आर्टिकल 21 में और राइट टू इक्वलिटी के साथ देखा जाना चाहिए। अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2020 में ये कहा कोर्ट ने कि जो इंटरनेट एक्सेस है उसको आप कभी भी शट डाउन नहीं कर सकते हो, वो जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का पार्ट है, उससे थोड़ी बहुत लगाम सरकार पे लगी अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया पे। कुणाल कामरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024 के केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया SCI स्टेट एक गवर्नमेंट एस्टैब्लिश फैक्ट चेकिंग यूनिट, गवर्नमेंट ने उस समय डिसाइड किया था कि गवर्नमेंट एक फैक्ट चेकिंग यूनिट बनाएगी जो सोशल मीडिया पे जो कंटेंट है उसका फैक्ट चेक करेगी और यदि वो उसको फॉल्स पाया जाएगा तो एक्शन लेगी, उसको जो है उसको रोक लगाई उस पर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के बेसिस पे। सकल पेपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में भी जो है इनडायरेक्ट जो सेंसरशिप लगाया गया था कि कितने पेज होगा, उससे अधिक नहीं कर सकते हो एंड ऑल दैट, उसको स्ट्रक डाउन कर दिया था, फ्रीडम ऑफ प्रेस को रीअफर्म किया गया। अब हम लोग डियर स्टूडेंट 2 स्लाइड में देखें कि सोशल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या असर पड़ रहा है। ये दोनों ने फंडामेंटली जो है हेट स्पीच और फ्रीडम ऑफ स्पीच को एक नया डायमेंशन दे दिया है, मतलब इतना अलग कि आप जरा सोचिए। आपको पता है कि सोशल मीडिया पोस्ट से क्या होता है, एक ट्विटर पे कोई मैसेज आता है और 1 सेकंड के अंदर पूरे 8 बिलियन पीपल उसको देख सकते हैं चाहे तो, और उस पर कॉमेंट कर सकते हैं, उस पर रिएक्ट कर सकते हैं 1 सेकंड के अंदर। सो इससे हुआ क्या है कि मैसिव इंक्रीज हुई है हेट स्पीच में, फेक न्यूज में, प्रोपेगेंडिस्ट न्यूज में, मिस इन्फॉर्मेशन में, र्यूमर फैलाने में, ड्यू टू इनहेरेंट नेचर ऑफ द सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में क्या होता है, एक्सट्रीमली फास्ट है, इसका पूरा ग्लोबल रीच है और यहाँ पे कोई भी चीज वायरल हो जाता है, वायरल मतलब कि उसको करोड़ों लोग देख लेते हैं, तो इसके चलते जो है ह्यूज अमाउंट ऑफ हेट स्पीच एंड फेक न्यूज इस पे आ रही है। ये ऐसा इसलिए भी होता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि हमको कोई नहीं देख रहा है, जबकि वो बिल्कुल आपको पकड़ा जा सकता है, उस पर आपके जो मैक कोड होता है वो होता है, जो आपकी आईपी कोड होती है वो होती है, आपको आराम से पकड़ा जा सकता है। लेकिन लोगों को ऐसा फील होता है वो शुतुरमुर्ग के जैसा कि हमने बालू में अपने चोंच को घुसा लिया, तो कोई दुनिया को हम नहीं देख रहे तो हमें भी नहीं देख रहा। आपको फील होता है कि आपको कोई नहीं देख रहा है, डिसइनहिबिशन और एनोनिमिटी आपको फील होता है, क्योंकि उसमें एनोनिमस आप अकाउंट बना लेते हो तो थोड़ी छिप तो जाते ही हो, मेल हो फीमेल हो कोई पता नहीं कर पाता है किस कंट्री से हो, तो एनोनिमिटी और डिसइनहिबिशन के चलते लोग वहाँ खुल करके जो है हेट स्पीच करते हैं, कुछ भी बोलते हैं। दूसरा इसका सबसे डेंजरस इफेक्ट ये होता है कि ये इको चैम्बर इफेक्ट पैदा करता है, फिल्टर बबल पैदा करता है। ये दोनों चीज क्या होता है समझो, आप देखोगे कि यदि मान लो आप एक पर्टिकुलर तरह की चीज सुनना चाहते हो, सपोज आप सुनना चाहते हो कि एक कॉम जो है बहुत बेकार है, बहुत ही खराब है, बहुत ही अनहाइजीनिक है, बहुत ही कट्टर है, बहुत ही दुष्ट है, मान लो यदि आप सुनना चाहते हो, तो आप देखोगे कि आप YouTube पे जाओ, आपको सारे कंटेंट वही आएंगे जो इस तरह की भाषण है, इस तरह के लिटरेचर हैं, इस तरह के नाटक हैं, इस तरह के फिल्म है, यही आएंगे। आपको ऐसा दूसरा काउंटर व्यू आएगा ही नहीं कि नहीं वो कॉम में अच्छाई भी है, सभी कॉम में अच्छाई होती है बुराई होती है, ऐसा कुछ कभी आपको नहीं दिखाया जाएगा। इसको फिल्टर बबल कहते हैं। अब सोशल मीडिया ऐसा करता क्या है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ये जान लेता है कि आपको मजा आता है उस कॉम को खराब चीज सुनने में, यदि उसको डेरोगेट किया जाए, डेनिग्रेट किया जाए तो आपको मजा आता है, आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है, आपको सैडिस्टिक प्लेजर मिलता है, तो वो उसी तरह के कंटेंट केवल आपको दिखाता है। अब आप क्या सोचते हो, आप एक इको चैम्बर में चले जाते हो, आप महीनों महीने वही चीज सुनते हो, फिर आप जब किसी अपने फ्रेंड से बात करते हो तो आप कहते हो अरे नहीं यार, मुझे मेरा थॉट ऐसा नहीं है उस काम के बारे में, वो तो सभी कहते हैं, हैव यू हर्ड, यूट्यूब पे ये कह रहा है वो कह रहा है, मैं तो वीडियो देखता हूं, मैं तो लिटरेचर देखता हूं, मैं तो फिल्म देखता हूं। वो ये नहीं समझ पाता कि वो एक इको चैम्बर में है, वो एक बबल में है, वो उसको वही दिखाया जा रहा है जो वो
सुनना चाह रहा है, जो उसके मन में है वही दिखाया जा रहा है। सोचिए कितनी डेंजरस सिचुएशन है कि आपको अदर व्यूज सुनने ही नहीं दिया जा रहा है, आपको बताया ही नहीं जा रहा है, और आप किस तरीके से जो उसके जाल में फंस जाते हो। द लैक ऑफ कंटेक्स्ट एंड न्यूएंस, मतलब आप ना कई बार देखोगे कि हेट स्पीच में क्या होती है, कोई नेता बोला, कोई अभिनेता बोला, कोई व्यक्ति बोला, उसका कोई एक लाइन को पिक कर लिया गया और उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो है, और उसको मिर्च मसाला लगा करके हेट स्पीच बना के, देखो उसने ऐसा कहा। तो आप जो है उसके पूरे कॉन्टेक्स्ट को जब तक नहीं सुनोगे और उसके उसमें वो क्या कहना चाहता है, तब तक न्यूएंस भी आप छोड़ दोगे और वो क्रूड जो है हेट स्पीच आपको लगने लगेगा। देन कई बार ये भी होता है, आप देखोगे कि हेट स्पीच सोशल मीडिया पे इसलिए इतना ज़्यादा आता है कि हेट स्पीच के वीडियो वायरल हो जाते हैं, क्योंकि उसको ज़्यादा लोग देखते हैं। लोगों में जो ये हमारे अंदर में जो शैतानी भावना है, जो डार्क डिज़ायर कह लीजिए, जो सैडिस्टिक प्लेजर है, वो बाहर आ जाता है और हम उसको ज़्यादा देखते हैं। उससे क्या होती है, यूट्यूब एंड अदर सोशल मीडिया रिवॉर्ड देते हैं कि कितने वीडियो, कितने आपके व्यूअर्स जो हैं, वो यूजर जो हैं उसको देख रहे हैं, कितने देर तक देख रहे हैं, कितना एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं। इसका मतलब जितना आप हेट स्पीच फैलाओगे उतना ही ज़्यादा यूज़र आपको आएंगे, उतना ही पैसा मिलेगा। इसके चलते भी इस पे जो है फेक न्यूज़ हेट स्पीच फैलते हैं। इसका कंसिक्वेंसेस क्या हो रहा है, ह्यूज अमाउंट ऑफ कंसिक्वेंसेस समाज को झेलना पड़ रहा है, दुनिया को। राइट्स एंड वायलेंस होते हैं। मैंने तो केवल एक यहाँ पे दिया, इंटरनेट पे जाके आप खोजिए, 1 दर्जन ज़्यादा मिलेंगे पिछले 1 साल में ही, जहाँ पे कि फेसबुक और सोशल मीडिया पोस्ट पे कुछ लिखने के चलते चलते जो है दंगा भड़का है, जेनोसाइड हुआ है। रोहिंग्या का जेनोसाइड म्यांमार में सभी मानते हैं कि फेसबुक पोस्ट के चलते हुआ था, जो उसमें हेट फैलाया गया था रोहिंग्या के अगेंस्ट में। ऐसे कई कई हैं। इवन कई लोग कहते हैं कि दिल्ली में जो दंगा हुआ था उसमें व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे जो है पहले काफ़ी र्यूमर्स दोनों जो कॉम थे उसके द्वारा फैलाई गई थी। हैरासमेंट एंड टारगेटिंग जो है, वो ऑनलाइन ट्रॉलिंग, जैसा मैंने शुरू में कहा, आप उसका हाल पूछिए जिसको ऑनलाइन ट्रॉलिंग की जाती है, कितना जो दिल पे उसका बुरा असर पड़ता है, पूरी एक आपकी पर्सनैलिटी जो है दब जाती है। तो ऑनलाइन ट्रॉलिंग होती है, मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़, डीप फेक और कम्युनल पोलराइजेशन, ये सब जो है इसका दुष्परिणाम है। सोशल मीडिया जिस तरह का है उस पर जो हेट स्पीच फैल रही है। देन फाइनली जो है, जिसको हम जनरेटिव एआई कहते हैं, जनरेटिव एआई से जो कंटेंट बनता है वो कितना अभी डेंजरस हो गया है। एआई जेन, उसको आप पलट दीजिए जेन एआई से, तो रेफर टू द कंटेंट जो जेन एआई से क्रिएट होता है। जैसे कि जेन एआई से, जनरेटिव एआई से क्रिएट हुआ हुआ कोई पिक्चर है, कोई इमेज है, मतलब वीडियो है, कोई स्पीच है, कोई मीम है, इस टाइप की जो है। अब आप देखिए क्या है, सपोज कि आप एक पॉपुलर लीडर का, अभी अमेरिका में ऐसा चल रहा है, जो बाइडेन का किया गया, उसकी आवाज को आप जो है जेन एआई मिमिक कर ले और वो उससे उससे कोई हेट स्पीच कहलवा दे और उसको फैला दे कि देखो ये हेट स्पीच कर रहे हैं जो बाइडेन, हेट स्पीच कर रहे हैं ये नेता, वो नेता। समझिए क्या डेंजरस हो सकता है, क्या समाज में कितना जो है इससे अनरेस्ट और दंगा तक फैल सकता है। इसके अलावा जो जो बॉट्स होते हैं, एआई बॉट्स और लार्ज लैंग्वेज मॉडल, खुद जो चैट जीपीटी एंड अदर जेन आई लार्ज लैंग्वेज मॉडल कहते हैं, जो नेचुरल लैंग्वेज में समझ सकते हैं और प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो मास प्रोड्यूस कर सकते हैं रेसिस्ट, जेनोफोबिक, मतलब एक पर्टिकुलर कॉम के अगेंस्ट में कम्युनल और मिसोजिनिस्ट कंटेंट आपको इतना दे सकते हैं कि आप उसको हेट फैलाने के लिए वो वायरस जैसा आप पूरे दुनिया में फैलाओ। आपको कोई पहले बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, अब तो आप उसको कहो और वो फैलाते जाएगा, मतलब आपको कंटेंट दे देगा ढेर सारा। देन डीप फेक्स फॉर डिस इन्फॉर्मेशन, जैसा मैंने अभी बोला ना कि डीप फेक्स, आप किसी का चेहरा जो है बना दो और उसको कुछ कहते हुए सुना दो तो लगेगा कि कोई रियल वीडियो है जिसमें कि कोई कह रहा है जो कि वो नेता ने वो कहा ही नहीं और डीप फेक है, आपको लगेगा कि वो सच है। सो एआई कैन फैब्रिकेट वीडियो और वॉइसेज ऑफ पब्लिक फिगर्स मेकिंग हेटफुल स्टेटमेंट। देन एक और अजीब सा चीज जो है एआई कर सकता है, वो क्या कर सकता है कि आप देखोगे कि ट्विटर पे कोई जो है ट्रेंड चल रहा है और आपको लगेगा कि कोई ग्रास रूट कोई मूवमेंट हो रही है, कोई बहुत किसी ने उठाया है और सब लोग कमेंट कर, नहीं, पता लगा बॉट जो है उसको उठा रहे हैं, उस इशू को कोई कंपनी उठा रही है, कोई एक कंपनी है, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी है जो चाहती है कि इस टाइप की जो है जो ट्रेंड चले और वो ट्रेंड को बॉट्स के थ्रू चलाया जा रहा है। उस पर कॉमेंट भी जो है बॉट्स कर रहे हैं, वो आर्टिफिशियली जो है एम्पलीफाइड फेक एआई जनरेटेड यूजर्स हैं जो कि कमेंट लिख रहे हैं। आपको लगा इतने सारे लोग इस पे कमेंट लिख रहे हैं, चलो इस पे हम भी लिखते हैं, ये तो आज का ट्रेंड है, वो सब एआई जनरेटेड है।
इसके अलावा जो मेम होते हैं, मेम आपको पता है कि कितनी मेम जो है कितना फेमस हो जाता है, कार्टून सॉर्ट ऑफ जो ऑनलाइन मेम, और वो क्रिएट कर सकते हैं थाउजेंड्स ऑफ हेटफुल मेम जो है बना सकते हैं, सैटिरिकल कंटेंट बना सकते हैं एक पर्टिकुलर टारगेट कम्युनिटी को करते हुए 1 सेकेंड में, और उसको डिस्ट्रीब्यूट। तो अभी एआई तो कहाँ ले जाएगा इस हेट स्पीच को, फेक न्यूज को, डीप फेक को, ये तो अभी इमेजिन करना भी मुश्किल है, और उससे कैसे हम निपटेंगे ये एक चैलेंज, एक न्यू चैलेंज सोशल मीडिया के बाद अभी इस पे आ रही है। सो डियर स्टूडेंट, यदि इस पूरे लंबे डिबेट को यदि हम सम अप करें तो हेट स्पीच रिप्रेजेंट्स ए प्रोफाउंड चैलेंज टू डेमोक्रेटिक सोसाइटी कमिटेड टू बोथ फ्रीडम एंड डिग्निटी इक्वलिटी। प्रॉब्लम यह है कि हम डेमोक्रेटिक सोसाइटी में बैलेंस करना चाहते हैं, एक तरफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को, दूसरी तरफ डिग्निटी और इक्वलिटी को, मतलब आर्टिकल 19 के साथ में आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 को। No universal definition of hate speech, but hate speech are a speech act having effect of incitement to discrimination, hostility or violence targeted against other people. Always जो है एक other people इसमें बनाया जाता है, चाहे वो रेस के बेसिस पे बने, चाहे वो रिलीजन के बेसिस पे, चाहे जेंडर के बेसिस पे, चाहे सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बेसिस पे, चाहे लैंग्वेज के बेसिस पे एक अदर पीपल बनाया जाता है, और उसके अगेंस्ट में जो है भड़काने वाली बातें कही जाती हैं, पेजोरेटिव बातें कही जाती हैं, डिफेमेटरी बातें कही जाती हैं, डेनिग्रेटिंग बातें कही जाती हैं, उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, नीचा दिखाया जाता है, और उनके प्रति घृणा और हॉस्टिलिटी और वायलेंस तक जो है वो क्रिएट किया जाता है। इन इंडिया 1902 restrict hate speech. Hosts of other statute also help curb hate speech. हम लोगों ने देखा, और हम लोगों ने ये भी देखा कि उसमें जो 1902 का दायरा कितना बढ़ता चला गया फर्स्ट अमेंडमेंट से, और फिर 1963 के 16th अमेंडमेंट से, और इवन उसके दायरे को और बढ़ाने की कोशिश की गई थी जो बाद में कर्टेल किया गया। इंटरनेशनल लॉ में आर्टिकल 20 जो ICCPR का है, और रबाट टेस्ट जो है वो भी हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में और कर्ब हेट स्पीच। वर्ल्ड ओवर इंक्लूडिंग इंडिया, इंसिडेंट्स ऑफ हेट स्पीच आर इंक्रीजिंग। ये डिनोट करता है कि दुनिया कितना ज़्यादा पोलराइज्ड होते जा रही है, पॉलिटिकल डिस्कोर्स कितना पोलराइज्ड हो रहा है, और कितना कन्फ्लिक्चुअल सोसाइटी हम ग्लोबल सोसाइटी बन रहे हैं। नेशनल एंड ग्लोबल सोसाइटी बहुत कन्फ्लिक्चुअल हो गई है। ये कन्फ्लिक्ट केवल जो है वॉर में नहीं दिख रही है, जो कि लगातार पिछले 3 सालों से चल रही है, लेकिन समाज में जो वैमनस्य फैल रहा है, जो हेट स्पीच हो रही है, जो लोग एक दूसरे के बारे में कह रहे हैं, वो भी शो करता है कि कितना ज़्यादा हम कन्फ्लिक्चुअल होते जा रहे हैं, और उसमें सोशल मीडिया और जनरेटिव एआई आग में घी का काम कर रही है। सो दीज आर द चैलेंज फॉर ह्यूमैनिटी कि इसको हम कैसे रोकें। एक साइड में हमारी जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है फ्रीडम की और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, उसको कैसे हम प्रोटेक्ट करें, और दूसरी तरफ जो समाज की जो सोशल फैब्रिक है, डेमोक्रेटिक स्पिरिट है, और जो इंडिविजुअल की जो डिग्निटी है, जो एक मोरल कंपास है, उसको कैसे इंटैक्ट रखें। ये बैलेंसिंग एक्ट हमारे लिए चैलेंजिंग होते जा रहा है, हर समाज, हर गवर्नमेंट के लिए। सो डियर स्टूडेंट, मुझे बहुत मजा आया। बहुत दिनों के बाद मैंने एक आप कह लीजिए कि थीसिस या थ्योरी पे बेस्ड वीडियो बनाया है। ये MCQ वीडियो मैंने बनाते बनाते थोड़ी सी एक तरह से मैं ऊब भी गया था, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जो सिलेबस के कुछ पार्ट जो छूट गए थे, वो मेरे जो स्टूडेंट हैं पॉलिटिकल साइंस के जो सेमेस्टर 3 पूरे इंडिया में पढ़ रहे हैं, उनको बहुत मजा आया होगा इस लॉन्ग वीडियो में। यदि आपको अच्छा लगा है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें, और लोगों को भी बताएं। एंड डाउनलोड कर सकते हैं एग्जाम गाइड। फॉर्चुनेटली ये एग्जाम गाइड मौजूद है, मैंने बहुत मेहनत से लिखा था, बहुत लोग इसका यूज नहीं कर पाए, डोंट नो व्हाई। ये सेमेस्टर 3 जो DSC 7 है, जो कि DU के लिए है, लेकिन DU SOL के लिए है और इग्नू के लिए, लेकिन पूरे इंडिया भर के स्टूडेंट इसका फायदा उठा सकते हैं। यहाँ क्लिक करें, इसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो आपको क्लिकेबल लिंक दी जाएगी। इस तरीके से आप जो है मेरे से बातें कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि बचे हुए जो टॉपिक हैं जिसपे मैं नहीं बना पाया वीडियो, उसका जल्द से जल्द वीडियो आपको एग्जामिनेशन से पहले, दिसंबर जनवरी से पहले लेकर के आए। चलिए मिलते हैं किसी एक और थीम वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बी केयरफुल।